स्वागत है आपका समाकलन में। समाकलन इंटीग्रेशन बड़ा शानदार, जानदार, दमदार टॉपिक है। नाम तो सुना होगा, है ना? नाम तो सुना होगा और बहुत सुना होगा। नाम तो सुना होगा, बहुत सुना होगा। जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना, राज, नाम तो सुना होगा। सेम समाकलन भी गणित का वही राज है ना? है ना? जैसे शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान जो राज है, वैसे ही हमारे पूरी गणित के अंदर भी यही राज है। राज का मतलब गुप्त वाला नहीं है, जो नामकरण होता है ना, कि राज नाम शाहरुख खान का ज्यादातर रखा जाता है मूवीज में, और बड़ा फेमस भी है। वो कैरेक्टर भी बहुत फेमस रहता है जहां जहां पे राज नाम आता है आमतौर पे। तो हमारे समाकलन का जो राज है, हमारा जो गणित का जो शाहरुख खान है, जो राज है, वो इंटीग्रेशन है। बहुत गहरा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है। जब जरूरी टॉपिक हो जाता है ना, उसके बाद फिर पसंद नापसंद मायने भी नहीं रखती। जैसे सांस लेना है, सांस लेना जरूरी है। अब वो पसंद नापसंद से नहीं होता कि मुझे पसंद नहीं है सांस लेना, नहीं मुझे कम पसंद है। तो पसंद नापसंद परे चले जाती है जब वो जरूरी हो जाता है। तो इंटीग्रेशन हमारे गणित का अगर हम 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें समाकलन की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। समाकलन के बिना तो लगभग हमारी आधी गणित से ज्यादा गणित जो है ना, वो गर्त में चली जाएगी, खतरे में हो जाएगी, डेंजर हो जाएगी, डेंजर जोन में चली जाएगी। तो समाकलन का बेहतर होना हमारे आधे गणित का बेहतर होना है, क्योंकि समाकलन समाकलन आपके क्षेत्रकलन से जुड़ा हुआ है। समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ठीक है, उसके बाद में चापकलन, सारी मतलब और भी छोटी मोटी चीजें हम करते भी रहते हैं, उनके बीच में भी आ ही जाता है समाकलन। तो समाकलन, अवकलन, ये तो दो पिलर्स है गणित के, और इनके बिना चलना बहुत मुश्किल है। तो ये टॉपिक जो है ना, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ से ही, इसी क्लास से इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं बहुत शानदार पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। इतना शानदार पढ़ाऊंगा कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि यही रहेगा कि आपने तो बहुत शानदार पढ़ाया, बहुत कमाल का पढ़ाया। जो भी कमी रही वो हमारी तरफ से रही, यही होएगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, वो भी आपको पता ही चल जाएगा। और वैसे भी जब भी मैं कोई टॉपिक लाता हूँ तो पूरी ईमानदारी से लाता हूँ, पूरी मेहनत करके, पीपीटीज बना के, अच्छे से, क्रम से, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या करवाना है, हर चीज पूरा प्लान्ड होता है। तो ये भी टॉपिक मैंने बहुत शानदार प्लान किया है कि इस टॉपिक को कैसे सीक्वेंसली, किस क्रम में पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए। तो खूब सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ, और बारीक से बारीक चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ताकि कोई भी बच्चा एकदम नो सीखिया, एकदम एकदम नो सीखिया हो, जिसने समाकलन पहले कभी पढ़ा भी ना हो, वो भी समाकलन को सीख सके। इस तरीके का मैं समाकलन इस बार आपको कराऊंगा, एकदम बेसिक से, जीरो से, एकदम जीरो से, नील बट्टा सन्नाटा से शुरू करूंगा और इसे ऊपर तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समाकलन को। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपके सीनियर में आता है, तकरीबन मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में आता है, आमतौर पर सभी के 12वीं क्लास में आता है ना। 12th क्लास में ये टॉपिक आता है, क्योंकि 11वीं क्लास में तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, अवकलन यहाँ से शुरुआत किया जाता है। जब आप लिमिट, कंटिन्यूटी, अवकलन ये 3 पढ़ लेते हैं तो आप तैयार है समाकलन पढ़ने के लिए। तो फिर 12th क्लास में समाकलन पढ़ाया जाता है। समाकलन बहुत लंबा चौड़ा भी रहता है ना, बहुत लंबा चौड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बहुत ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके, विविधता इस टॉपिक में बहुत पाई जाती है। इतनी सारी विविधता होती है कि हमारे टाइम पे तो एक समाकलन की पूरी किताब चलती थी, पर्टिकुलर किताब, एक पूरी किताब केवल समाकलन की। सोचिए समाकलन कितना भारी होता है, एक किताब। और अभी भी हम देखते हैं तो जो और गणित है उसमें भी समाकलन की प्रश्नावली आपके 12th क्लास में सबसे बड़ी प्रश्नावली किसकी है? समाकलन की। क्यों? क्योंकि वैरायटी इतनी ज्यादा है, विविधता इतनी ज्यादा है कि पूरे टॉपिक को कवर करना छोटे तरीके से संभव ही नहीं है। तो सीनियर का टॉपिक है, टॉपिक का लेवल जो मैंने कह ही दिया, ये जरूरी है, अनिवार्यता में आता है। अनिवार्यता में आने के बाद में पसंद नापसंद मायने ही नहीं रखती, अनिवार्य है तो बस पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो पसंद नापसंद अपनी जेब में डाल लें, पसंद नापसंद को अपनी जेब में डाल लें, अनिवार्यता को आगे रखें। अनिवार्यता, सांस लेना, खाना खाना, सोना, पानी पीना, अनिवार्यता में आते हैं। पसंद नापसंद इनमें मायने नहीं रखती। तो ये टॉपिक गणित के लिए अनिवार्य है, इसका अधूरा या कमजोर रहना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे डजेंट मैटर,
ये मायने भी नहीं रखता कि कितने क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। कई टॉपिक मैंने जैसे बताया, जैसे त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति आप इसलिए नहीं पढ़ते कि त्रिकोणमिति में से 2 सवाल आएंगे। त्रिकोणमिति आप इसलिए पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति हर जगह काम आती है। अगर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आई, त्रिकोणमिति कल सिलेबस में से हटा दो। अगर आपके सिलेबस में से त्रिकोणमिति हटा भी दी जाए तो भी आपको त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी, और उसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी जिस तरीके से कोर्स में है तो पढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसके 2 सवाल आते हैं या 2 सवाल नहीं भी आते, तब भी ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इससे और टॉपिक जुड़े हुए हैं, इससे और तार जुड़े हुए हैं। तो अगर ये कमजोर रह गया तो इसके साथ वाले सारे कमजोर रह जाएंगे। तो इसलिए कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, बड़ा टॉपिक है तो सवाल आमतौर पर अच्छे खासे ही आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने पहले समझा दिया कि इस टॉपिक को उस नजरिए से मत देखिए कि 3 सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं। इसे देखिए, इससे आधी गणित आती है, इससे आपकी आधी गणित जुड़ी हुई है। तो इसका अच्छे से होना, अच्छे से आना आपकी आधी गणित को ताकत देता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे आते हैं। सबसे पहली चीज, वाई इंटीग्रेशन इज हेडेक। इंटीग्रेशन हेडेक क्यों है, सिर दर्द क्यों होता है? नॉर्मली किसी भी बच्चे से मिलेंगे आप तो समाकलन को लेकर लगभग अमूमन राय यही होती है कि सर बहुत है ना, बहुत हेडेक है, बहुत परेशानी भरा है। परेशानी होने का जो पहला कारण है ना, वो है इसकी विविधता। बहुत विविध 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 प्रकार के सवाल इसमें है, बहुत सारे। अगर हम 500 सवाल लें तो 500 प्रकार के सवाल मिल जाएंगे इसके अंदर। इतनी विविधता है, जितनी ज्यादा विविधता है, हर सवाल का अपना एक तरीका है, हर सवाल का अपना एक तरीका है कि ऐसे ऐसे होगा, इसमें इसको बदल दो, इसमें इसको चेंज कर दो, इसमें भाग दे दो, इसमें 2 जोड़ दो, 2 घटा दो। मतलब कलाकारियां दिखानी पड़ती है ना। समाकलन कर रहा मतलब कलाकारियां दिखाना। अब एक चीज ये हो सकता है कि आप कलाकारियों से परेशान हो जाएं, एक ये हो सकता है आप खुश हो जाएं कि वाह नई नई कलाकारियां सीखने को मिलेगी। तो पहले तो इसे हेडेक की तरह मत लीजिए, इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग की तरह लीजिए। ये कलाकारियां आपको सीखनी पड़ेगी, बिना कलाकारी सीखे आप समाकलन में महारत नहीं ले सकते। अगर महारत लेनी है तो इन कलाकारियों को शिरदर्द नहीं बल्कि इंजॉयमेंट लीजिए कि अच्छा आज ये तरकीब सीखी, वाह, अच्छा आज ये तरकीब सीखी, कमाल है, ये गजब है। बस यूं तरीके से जो फीलिंग्स है उसको डाइवर्ट करिए रोने से खुश होने की तरफ, कि रोइए मत, गया बाप रे के हो गयो, के पढ़ा दियो, मरा दिया, मैं तो फेल हो जैसे, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो लुट गया, मैं तो ये हो गया। ऐसे नहीं, वाओ वाओ क्या पढ़ा आज, ये पढ़ा आज, ये तरीका पढ़ा आज, ये तरीका पढ़ा, इस तरीके से 90% रोते ही रहते है ना। मजे मारवाड़ी में क्यों बाहर घालता ही रहे, बाहर घालता रहे, मतलब अरे बार है, मर गया रहे, अरे के पढ़ा दियो, अरे समाकल मन तो को नहीं आवे। एक है खुश होके पढ़ के देखो, सब आएगा। खुश होके पढ़ो, खुश हो हर सवाल के साथ, खुश हो कि भाई देखो ये आज ये सीखा, आज ये सीखा, आज ये सीखा। हमारा तो दिन बन जाता है भाई, आज भी इस उम्र में भी अगर कोई नई चीज सीख लेते हैं ना तो दिन बन जाता है कि आज का दिन सफल, कि क्यों, आज ये सीखा। तो आज भी ऐसा होता है। तो फिर सोचिए, आज तो युवा हैं आप लोग, तो दिन बन जाना चाहिए, एक नई चीज सीखी मतलब दिन बढ़िया, आज का दिन सबसे बढ़िया। तो हेडेक की तरफ लोगे तो हेडेक दिखाई देगा, वेराइटी इसमें है, विविधता इसमें है, और वही परेशानी भी है। एक्चुअली में परेशानी विविधता, बहुत से भांति भांति के सवाल होना परेशानी है, ये परेशान करता है, करेगा भी। लेकिन अगर आप इसे हेडेक की तरह लोगे तो ये हेडेक और बढ़ेगा कंपेयर टू अगर आप खुश होकर पढ़ोगे कि नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो जोर कम आएगा, परेशानी कम होगी, याददाश्त लंबी रहेगी, लंबे समय तक आपको वो सवाल याद रहेंगे। विविधता है वो तो है ही, वो तो मैं नहीं बदल सकता, वो तो मैं कम नहीं कर सकता। तो मैं बस एक यहां से आपका जो आइडिया है वो चेंज कर सकता हूं कि हेडेक मत लीजिए, ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है, समझने का मामला है। एक बार खेल समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, 2-3 बार और रिवीजन कर लिया, उसके बाद में देखना समाकलन आपका हेडेक रहेगा ही नहीं, समाकलन में मजा आने लग जाएगा आपको। एक बार पकड़ आई, एक बार समझ आई, उसके बाद में आपको लगेगा यार आसान है, बहुत आसान है। इसमें मेन चीज हम लोग क्या करते हैं इसे समझिए, समाकलन के साथ जो मेन दिक्कत होती है वो होती है, कभी आप लोगों ने नट खोला है, नट खोला है, अगर आप नट खोलते हैं तो नट में आपने नोटिस किया होगा कि हर नट जो होता है वो एक अलग अलग साइज का होता है, कोई 10 का है, कोई 12 का है, कोई 14 का है ना, अलग अलग साइज के नट होते हैं। अब उस साइज के नट के लिए एक अलग साइज का पाना लगता है। अब 12 साइज का नट है तो 12 साइज का पाना लगेगा, 14 साइज के नट के लिए 14 का पन्ना लगेगा, 16 के लिए 16 का पाना लगेगा, है ना, जिसे रेंच कहते हैं, हम क्रॉस रेंच कहते हैं। जो रेंच होते हैं, ये जो आपका रेंच होता है ये रेंच कहलाता है, ये नट बोल्ट कहलाता है। तो जो आपका रेंच होता है जिसे हम हिंदी में पाना कहते हैं, कि जो पाने होते हैं ये इसके नंबर के साथ मैच करने पड़ते हैं। अगर 12 नंबर का नट है तो 12 नंबर का ही पाना लगेगा। अब 12 नंबर पे ना तो 10 लगेगा ना 14 लगेगा, तो आपको लगा लगा के देखने पड़ते हैं, आपको लगा लगा के, जब तक आप मिस्त्री ना बन जाओ।
जब तक आप मिस्त्री ना बन जाओ तब तक आपको लगा लगा के देखने पड़ते हैं। आपने कभी बाइक ठीक कराने मिस्त्री के पास लेके गए हो, वो जाते ही अपने साथी को आवाज लगाता है, 12 नंबर का पाना पकड़ा, अरे 14 नंबर का पाना पकड़ा। वो नट को देखते ही पकड़ लेता है कि 12 नंबर का पाना लगेगा। नट को देखते कहता 14 नंबर का पाना पकड़ा, और एग्जैक्टली वही पाना लगता है। क्यों? क्योंकि उसने रोज रोज वो बाइक्स को खोलता है, रोज रोज बाइक का काम करता है, डेली रिपेयरिंग करता है, तो उसको नट के साइज आंखों में सेट हो गए। बस फिर इसमें भी समाकलन में भी ऐसा होगा। समाकलन का सवाल एक नट टाइप से होगा, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का। उसके लिए सही पाना लगाना है। धीरे धीरे आप पाना पकड़ने लग जाओगे। प्रैक्टिस ये सारा काम करके देगी। जैसे मिस्त्री बनाती है ना, नए बंदे को मिस्त्री कैसे बनता है? डेली रोज रोज काम कर करके। तो डेली डेली बार 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 समाकलन को करोगे, अपने आप नट को देखते ही पाना समझ में आने लग जाएगा कि इस नट में ये वाला पाना लगेगा, वो नट खुल गया। फिर आपको वो अलग अलग पाने लगा लगा के देखने, 10 का नहीं लग रहा, 12 नहीं लग रहा, 14 नहीं लग रहा, आपको ट्राई नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप शक्ल देखते ही, नट देखते ही पता कर लोगे कि पाना कौन सा आएगा। एक बार शुरुआत में परेशानी होती है, वो तो आपको अभी भी होगी। जाके अपनी बाइक का खोल के देख लो नट एक, आप कई पाने लगा लगा के देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप मिस्त्री नहीं है। मिस्त्री बन जाओगे तो देखते ही पाने को, नट के साथ पाना अपने आप आ जाएगा। तो ये इस समाकलन की जो दिक्कत होती है, अब नट उसी पाने से खुलता है, ये एक समस्या समाकलन में होती है। आमतौर पर समाकलन का जो सवाल होता है, बढ़िया सवाल, वो एक ही तरीके से खुलता है। जब वो एक तरीके से खुलता है तो वो तरीका अगर आपको याद है तो आप खोल पाओगे, वरना बाकी पाने काम नहीं करेंगे। यही मुश्किल काम होती है। जैसे अवकलन में तो हमने ऐसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, यूं भी कर लिया, इससे लंबा हो गया तो भी कर लिया। ये अवकलन में तो पॉसिबल था। समाकलन में आमतौर पर बढ़िया सवाल एक एक तरीके से ही होते हैं, वो फिर अटक जाते हैं। वो तरीका अगर आपको पता है तो खुल जाएगा, नहीं पता है तो नहीं खुलेगा। तो वो नट के साथ पाने को सेट करके रखना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस से नट और पाना दोनों सेट हो जाएंगे। ठीक है। अगली बात, तो मैं इसको कैसे पढ़ाने वाला हूं और आपको इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला है कि मैंने मतलब ऐतिहासिक चीज करने जा रहा हूं कि मैं इसमें आपको लगभग 500 सवाल कराऊंगा। 500 तो बहुत बड़ा नंबर है। 500 सवाल सोच के देखिए, इसके अंदर मैं आपको लगभग 500 सवाल कराऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रकार के सवाल, जितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं, इसको करने के बाद में आपको कभी और कोई बुक्स और कोई किताब ना निकालनी पड़े। सारी वैरायटी, सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाए, सारी। तो लगभग 500 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कंसेप्ट बने। फॉर्मूले आपको इसी इन क्लासेस के खत्म होने तक आपको सारे फॉर्मूले, सारे तरीके, सारे मेथड और खूब सारी प्रैक्टिस, ये सब हो जाए। प्लस क्वेश्चन भी सारे प्रकार के, बेसिक क्वेश्चंस, मीडिएटर क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, जिसमें कोई उत्तर ना दिया, खुद ही पूरा उत्तर निकालो आप, ताकि आप ऑप्शन से मिला के जुगाड़ ना कर सको, पूरा निकालना पड़े। इस टाइप के हर टाइप की जो प्रैक्टिस है वो मैं करवाऊंगा। लेकिन चीजें दोनों साइड से चलती है। ये मेरा रोल होगा, ये आपका रोल होगा। डेली आपको पढ़ना होगा। अगर आपने डेली जो मैंने पढ़ाया उसको आपने 2-3 बार ना निकाला तो फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद आप पिछड़ना शुरू हो जाएंगे। और कुछ जो हमेशा समाकलन के साथ होता है, हमेशा समाकलन के साथ ही होता है। बच्चा पहले दिन आता है, समाकलन के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे वो पिछड़ने लग जाता है, और तीसरे चौथे दिन जब वो गैप हो जाता है तो फिर इतना गैप हो जाता है कि अब उसको पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। यही समाकलन में गाड़ी निकल जाती है। फिर हमेशा होता है, अब की बार भी हो सकता है। अगर आप डेली चलते रहे और मेरे साथ कंटिन्यू चलते रहे तो गारंटी कहता हूं कि आपको समाकलन फिर कभी जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। अगर आपने जो मैंने डेली पढ़ाया उसको डेली निकाला, 3-4 बार प्रैक्टिस की, जैसे दूसरी क्लास हुई तो पहली और दूसरी क्लास दोनों को रिवाइज किया, तीसरी क्लास हुई तो पहली दूसरी तीसरी को रिवाइज किया, चौथी क्लास हुई तो पहली दूसरी तीसरी को रिवाइज किया। तो अब कई जने ये भी सवाल पूछते हैं कि सर एक बार निकालने से आ तो जाता है, बिल्कुल सही कहा, एक बार निकालने से सवाल तो आ जाता है, लेकिन टाइम पर याद नहीं आता। याद आपको तब आता है जब सवालों को कई बार निकाला, क्योंकि हमारे दिमाग की एक प्रॉब्लम होती है, जो चीज हम बार बार नहीं निकालते वो उसे पीछे धकेल देता है। तो आपने निकाल लिया, आपको आने लग गया, लेकिन आपको टाइम पे याद नहीं आएगा। टाइम पे याद वही आएगा जो दिमाग में आगे होगा, और दिमाग में आगे वही रहेगा जिसकी लगातार प्रैक्टिस चल रही है। इसलिए उसके आगे रखना जरूरी होता है, वरना दिमाग पीछे जो वीराने में है ना, वीराने में ले जाता है चीजों को, फिर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो है ना, हमारे दिमाग में भी एक स्टोर रूम होता है, वो उसमें ले जाके फेंक देता है। फिर आपको तो यार निकाला हुआ तो था, फिर कोई याद दिलाता है, तब हनुमान जी की तरह आपको शक्तियां याद आती है, अरे ये तो मैंने किया हुआ है। लेकिन पहले खुद तो याद नहीं आया ना। खुद क्यों याद नहीं आया? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार निकाला था, इसलिए वो पीछे चला गया। आता तो था आपको, लेकिन अब टाइम पे याद नहीं आएगा कि कैसे किया था। तो इसलिए जरूरी है कि आप रिवाइज करें,
और कई बार रिवीजन करें। अगर ऐसा किया तो आपको बल्ले बल्ले। ठीक है, जो फॉर्मूले थोड़े से मुश्किल लगे उनको एक फ्लैश कार्ड के ऊपर, एक कागज के ऊपर लिख के अपनी टेबल के आगे चिपका लो कुछ फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले आपको तंग नहीं करेंगे। अगर मैं हूं x की पावर n क्या तंग करेगा, e की पावर x क्या तंग करेगा, इक्का दुक्का समाकलन का फॉर्मूला होगा जो आपको परेशान करेगा। तो जो परेशान करे उसे अपने दीवार पे चिपका के रख लो। बस 4 5 10 फॉर्मूले होंगे ऐसे, दीवार पे चिपका लो। बार बार दिन में देखोगे, कितने दिन आपसे नाराज रहेगा, एक दिन तो मान ही जाएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें करनी है और आपका समाकलन बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, समाकलन पे आते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल होता क्या है, पहले इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का बड़ा खास सवाल भी होता है। मैंने भी देख रहा था कि आईएएस के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अवकलन समाकलन क्या होता है ना। क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि समाकलन करते कैसे हैं, लेकिन समाकलन होता क्या है ये आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि फोकस ही नहीं करते होते क्या करना है, समाकलन क्या होता है, भाड़ में जाए, हमें तो समाकलन करना आना चाहिए। तो लोग करने पे चले जाते हैं, क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, बोले क्या होता है क्या करना है, कौन पूछेगा। तो लेकिन शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल को समझने के लिए पहले ये समझिए कि आप लोगों ने, समाकलन पे बाद में आते हैं, सबसे पहले आपने प्लस माइनस पढ़ा। सबसे पहले शुरुआत में आपको प्लस पढ़ाया गया, फिर आपको माइनस पढ़ाया गया स्कूल में, फिर आपको गुणा पढ़ाया गया, उसके साथ भाग पढ़ाया गया, फिर थोड़े से बड़े हो गए तो आपको वर्ग पढ़ाया गया, वर्गमूल पढ़ाया गया। कभी आपने नोटिस किया कि ये दो दो जोड़े क्या कर रहे हैं, प्लस के साथ माइनस क्या करता है, या गुणा के साथ भाग का क्या काम है, और वर्ग के साथ वर्गमूल का क्या काम है। बोला ये वापस से चीजों को रीशेप कर देते हैं, वापस से रिपीट कर देते हैं, वापस से उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां गया। जैसे अगर मैंने किसी में 2 जोड़ दिया तो माइनस क्या करेगा, वापस मुझे वहीं ले आएगा, यानी जो जोड़ने जो भी किया है उसको ठीक कर देगा, करेक्ट कर देगा। अगर 3 है और उसमें मैंने 2 जोड़ दिया तो मैं 5 पे आ जाऊंगा, आ गया। इसी में माइनस जो है, माइनस का काम होगा मुझे वापस वहीं ले जाना जहां से मैं आया हूं, यानी करेक्शन करना, डैमेजमेंट। डैमेज जो हुआ है, जो जोड़ ने जो डैमेज किया है, जो बदलाव किया है, उस बदलाव को वापस से धराशायी कर देता है, वापस से ले आता है। यही आपके साथ मिलेगा गुणा और भाग में। गुणा क्या करता है, अगर 3 को 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 का भाग वापस दे दूं तो वापस कहां जाओगे 3 पे। तो ये रिवर्स प्रक्रिया है। रिवर्स प्रक्रिया का मतलब उल्टी प्रक्रिया, ये उल्टी प्रक्रिया। आपको वापस जो भी गुणा ने किया है भाग उसका उल्टा करेगा, जो भी जोड़ने किया है बाकी उसका उल्टा करेगा। ये रिवर्स प्रक्रिया, रिवर्स प्रक्रिया मतलब जस्ट उल्टा करना। प्लस ने क्या किया उसे पढ़ो और उसका उल्टा माइनस है, बस माइनस एग्जैक्टली वही करेगा। बचपन में हमें जैसे पढ़ाया जाता था कि अगर आपको 3 और 2 को जोड़ना है तो पहले 3 लाइनें खींचो, फिर 2 लाइनें खींचो और सारी लाइनों को जोड़ लो, कितनी होगी 5। फिर हमें कहा जाता कि अगर 5 में से आपको 2 घटाना है तो पहले 5 लाइनें खींचो और 2 लाइनें कट कर दो। तो जोड़ में आप 2 लाइनें बढ़ाते थे और बाकी में आप 2 लाइनें कट कर देते हो, यानी 2 लाइनें मिटा देते हैं। कई बार ऐसे भी कहते हैं मिटा दो। तो जोड़ ने क्या किया, 2 लाइनें जोड़ी, तो माइनस ने क्या किया, 2 लाइनें मिटा दी। तो जोड़ क्या कर रहा है एग्जैक्टली, माइनस उसकी अपोजिट दिशा में उल्टा काम करेगा, क्योंकि उसे वापस ले जाना है, जहां से आया है वहां वापस ले जाना है। तो प्लस का काम, प्लस ने जो भी किया है, बस प्लस को देखिए प्लस क्या कर रहा है, माइनस उसका अपोजिट होगा। ये विलोम प्रक्रिया है, इसे प्रतिलोम प्रक्रिया कहते हैं, इनवर्स ऑपरेशन कहते हैं। प्रतिलोम प्रक्रिया, इनवर्स ऑपरेशन। सबके पास अपने प्रतिलोम होते हैं, हर के पास। वर्ग के पास है, वर्ग का उल्टा कौन है, वर्गमूल, होता नहीं होता। गुणा का, भाग, प्लस का, माइनस। आप नोटिस करेंगे लगभग जो भी आप पढ़ते हैं हर किसी के पास अपना उल्टा भी है, सीधा है तो उल्टा भी है, हर किसी के पास होता है ना। सोच के देखिए, हर चीज के पास होता है सीधा का उल्टा। कुछ एक चीज सीधा कर रही है तो दूसरी चीज वापस उसे उल्टा कर देगी, ताकि वो वापस वहीं पहुंच जाए जहां से, क्योंकि वापस भी तो जाना होता है ना, वापस भी तो जाना होता है। सिर्फ मान लो जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ियां सिर्फ छत पे चढ़ाने वाली होती, उतारने वाली नहीं होती, तो बंदे छत पे चढ़े रहते, हेलीकॉप्टर द्वारा नीचे उतारना पड़ता। तो एक चढ़ाने वाली भी है तो उतारने वाली भी होनी चाहिए, सिर्फ चढ़ाने वाली थोड़ी होनी चाहिए। तो प्लस का काम अगर चढ़ाना है तो माइनस का काम वापस उतारना है, गुणा का काम चढ़ाना है तो भाग का काम वापस उतारना है, वर्ग का काम बढ़ाना है तो अंडर रूट का काम वापस लाना है। तो एक ले जाने वाला है तो एक लाने वाला भी तो चाहिए, सिर्फ ले जाने वाला और लाने वाला ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। एक को ले जाने वाला समझिए, एक को वापस लाने वाला समझिए। ऐसे ही हमारे अवकलन और समाकलन है। जो भी अवकलन ने किया था, अभी आपने अवकलन पढ़ा है
है ना। अवकलन ने क्या क्या किया था, बस उसे ठीक करने का काम समाकलन का है, उसे उल्टा करने का काम समाकलन है। तो इसीलिए समाकलन का नाम जो होता है, जिसे हम समाकलन बोलते हैं, एक्चुअली वो समाकलन ना होकर, ना, समाकलन तो नाम काफी बड़ा, पहले इसका जो नाम होता है वो प्रति अवकलज होता है। अवकलज, प्रति अवकलज, प्रति का मतलब एंटी, एंटी डेरिवेटिव, है ना। एंटी क्या होता है, एंटी शब्द थोड़ा फेमस है, मैं इसका एंटी हूं, मैं इसका एंटी हूं। एंटी क्या होता है, विरोधी। किसका, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का विरोधी का मतलब जो भी डेरिवेटिव ने किया है उसको मैं कट कर दूंगा, उसे हटा दूंगा और वापस ठीक कर दूंगा। एंटी डेरिवेटिव, समाकलन एक्चुअल में एंटी डेरिवेटिव है। तो बेटर नाम जो होता है ना समाकलन का, वो सही नाम है प्रति अवकलज, अवकलज का उल्टा। कि भैया अवकलज क्या कर रहा है, बस वो देख लो, बस मेरा काम, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो वो जो भी करेगा मैं उसको ठीक करूंगा, देख लो वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है मुझे तो बस उसको ठीक करना है। तो एंटी डेरिवेटिव होता है, प्रति अवकलज कहलाता है। क्लियर होगी बात, ठीक है, समझे। तो इसे रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ने जो किया उसको वापस से रिवर्स करना। एग्जांपल के लिए मान लो कोई फलन है स्मॉल एफ एक्स, इसका मैंने अवकलन किया, कैपिटल एफ एक्स आ गया। स्मॉल एफ एक्स का मैंने अवकलन किया, ये मेरा स्मॉल एफ एक्स था, इसका अवकलन किया, कैपिटल एफ एक्स आ गया। अब समाकलन क्या करेगा, समाकलन क्या करेगा, समाकलन को काम मिल गया, अवकलन ने कुछ कर दिया, है ना। जैसे कांग्रेस वालों को पता है बीजेपी ने कुछ कर दिया, इतने कांग्रेस वाले पहुंच जाते हैं गलत ही किया होगा, होता नहीं होता। भारतीय राजनीति में क्या होता है, कांग्रेस वालों को पता लगता है बीजेपी ने कुछ कर दिया, अच्छा बीजेपी ने कर दिया, गलत ही किया होगा, चलो ठीक करके आते। तो बस यही अवकलन और समाकलन है। अवकलन ने जैसे खबर लगी कि अवकलन ने कुछ किया है, समाकलन पहुंच गया, अरे आओ मैं ठीक करता हूं। क्या किया समाकलन ने, समाकलन ने ये लिया और वापस ये पकड़ा दिया, देखो कैपिटल एफ एक्स लिया, स्मॉल एफ एक्स दे दिया, तो जस्ट अपोजिट कर दिया। बस जैसे कान में खबर लगी ना कि अवकलन ने कुछ किया है, अवकलन ने कुछ किया है, चलो जल्दी से ठीक करके आते हैं, वापस करते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स का स्मॉल एफ एक्स। अच्छा, इसमें एक आता समाकलन नियतांक सी, जिसकी कथा कहानी थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन नियतांक कहते हैं, इसे समाकलन नियतांक कहते हैं। क्यों आता है, किस लिए आता है, अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे कि ये भाई साहब क्यों आते हैं, समाकलन नियतांक जो होता है वो क्यों आता है। तो याद रखिएगा, दोबारा से क्लियर कर दूं कि भाई ये बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल अपोजिट करता है कि जो भी अवकलन करेगा, जो भी अवकलन करेगा, अगर अवकलन ने ये किया है तो समाकलन का काम उल्टा शुरू हो जाएगा कि इसने ये कर दिया तो मैं वापस ले जाऊंगा। यही समाकलन पूरे अवकलन के दौरान आपने जो भी किया था, अभी जो आपने अवकलन में 15 दिन में जो क्लासेस हुई है, उन क्लासेस में हमने जो भी बनाया है, बस अब सब उल्टा करने की बारी आ गई, वापस सबको सीधा करने की बारी आ गई। क्या कर रहे थे, इसका ये बना रहे थे, अब इसका ये बनाना शुरू करेंगे। तो यानी समाकलन के एक्चुअल में कोई सवाल होते ही नहीं है, समाकलन के सवाल होते हैं जो अवकलन करके आए हो ना आप, अभी 10-15 क्लासेस में जो आप अवकलन करके आए हो ना, बस अब उन सबको उल्टा करने की बारी आ गई, यही समाकलन है। तो समाकलन के पास ना तो अपने सूत्र हैं, ना अपने सवाल हैं। तो हम जिसे समाकलन से डरते हैं ना, तो एक्चुअली सही बात है कि इसके पास ना तो खुद के सवाल हैं, ना खुद के सूत्र हैं, बेचारे के पास कुछ ही नहीं है, ये पूरा तरीके से परजीवी है। ये अवकलन पे डिपेंड करता है, जो अवकलन करके आए हो ना जिन जिन सवालों का आप, अब बस उनको वापस ठीक करेगा ये, है ना। ये जो वो आप कचरा करके आए हो उन सबको ठीक करने का काम करेगा। वो सारे जो उत्तर आए थे ना वो अब सब सवाल बन जाएंगे, ये समाकलन के सवाल होंगे। वो जो सारे सूत्र जो आप अवकलन में पढ़ के आए हैं उन सबको उल्टा करके सवाल बनेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है कि इंटीग्रेशन टफ क्यों है ना। ये नॉर्मली बच्चा सब समझते हैं कि समाकलन टफ है, लेकिन टफ है क्यों, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बातें जो है ना समाकलन के बारे में पता चल जाएगी। देखिए समाकलन उल्टा प्रोसेस है, हर चीज का उल्टा प्रोसेस हमेशा दुखदायी होता है। किसी भी चीज का उल्टा काम करना, वापस से ठीक करना, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ चीज तोड़ दी, अब उसको जोड़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा, तोड़ना आसान होगा, जोड़ना मुश्किल होगा, गाड़ी को आगे चलाना आसान होगा, उल्टा चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो किसी भी प्रक्रिया को देखिए, कोई भी प्रक्रिया को देखिए, नॉर्मल हर प्रक्रिया का एक पहला हिस्सा आसान होता है, अगर पहला हिस्सा आसान है तो दूसरा हिस्सा रिवर्स करना हमेशा मुश्किल ही होगा, है ना, बहुत मुश्किल होगा।
बस यही समाकलन के कारण दिक्कत है। समाकलन की दिक्कत क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स प्रोसेस, किसी भी चीज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। आगे की तरफ ले जाना, जैसे किसी को बीमार पड़ना बहुत आसान है, ठीक करना उतना ही मुश्किल है। गंदा खाओ, उल्टा खाओ, कुछ मत करो, बीमार जल्दी पड़ जाओगे, लेकिन ठीक करना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो किसी भी चीज का एक प्रोसेस, एक साइड आसान है, दूसरी साइड मुश्किल है। ये रिवर्स प्रोसेस है। किसी भी चीज का रिवर्स प्रोसेस, किसी भी चीज का रिवर्स प्रोसेस। कार का एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल है। कार को आगे की तरफ कितनी तेजी से दौड़ा सकते हो? बोला 180। कोई कार बनते को, कारों को देखिए, कारें जितनी बनी 180 200 की स्पीड से आगे की तरफ जाती है, उल्टी उल्टी सब 10 20 भी नहीं मिलती। रिवर्स चलाना हो तो 20 की स्पीड भी नहीं मिलती। सामने तो 180 200 250 300 300 तक दे रहे हैं, पीछे की तरफ 20 भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उल्टा चलाना आता किसको है? उल्टा चलाना बहुत दुखदाई है। तो बस रिवर्स प्रोसेस है ये। रिवर्स प्रोसेस हेडेक भरा होता है, परेशानी भरा होता है, दुखदाई होता है। रिवर्स ना होता, अवकलन अवकलन तो है ना, गंदगी बिखार के चला जाता है। अब समाकलन का काम है उसे समेटना, समेटना मुश्किल होता ही होता है, क्योंकि समाकलन उनको समेट रहा है। अवकलन ने क्या किया? इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, कर करके फैला दिया सवाल को। अब फैलाए हुए सवाल को समेटना, ये किसके हिस्से में आएगा? समाकलन के। तो समाकलन के दुख बेचारे का ये है कि समाकलन के हिस्से में हमेशा सफाई आती है ना, साफ सफाई का काम जो है वो समाकलन के हिस्से में आता है। अवकलन का काम है बिखेरना, समाकलन का काम है समेटना। तो बिखेरना और समेटना में कितना अंतर होता है, ये अच्छे से समझते होंगे। तो बस यही कारण है, इसीलिए ये टफ बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। रिवर्स चलाते हो तो पीछे देखो और इधर देखो और उधर देखो, सीधे चलाते हो तो बस सामने देखो, बात खत्म। तो इसमें क्या क्या मुश्किल होती है? एक तो फॉर्मूले, एक तो सारे फॉर्मूलों को उल्टा करके चलाना पड़ता है, सीधा कोई, क्योंकि अवकलन में तो सीधे फॉर्मूले होते हैं, समाकलन में सारे फॉर्मूलों को उल्टा करके चलाओ। तो अब सीधे भी याद रखो और उल्टे भी याद रखो, तो डबल काम हो गया, डबल काम हो गया। इस वजह से जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं वो परेशान करते हैं। अवकलन तो चाहे जैसे कर दो, समाकलन चाहे जैसे नहीं होता। जैसे तोड़ना तो कैसे भी तोड़ दो, किसी कांच के गिलास को पकड़ो और फेंको, कैसे भी फेंको टूटेगा। लेकिन जोड़ना, जोड़ते टाइम ऐसे नहीं जुड़ेगा कि किसी को कहीं भी जोड़ दो जुड़ जाएगा। जोड़ते टाइम तो हिस्से से हिस्सा ही जोड़ना पड़ेगा, टुकड़े से टुकड़ा ही जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना कितना? तो तोड़ना, तो तोड़ने के तो कई तरीके हो सकते हैं। इस दीवार पे फेंक मारो, उस दीवार पे फेंक मारो, फर्श पे फेंक मारो, कैसे भी फेंको टूटेगा। लेकिन जोड़ने का तरीका वो मुश्किल होगा, तो ये दिक्कत होती है। तो अवकलन तो कैसे भी हो जाता है, ऐसे वैसे जैसे। समाकलन का तरीका नॉर्मली एक होता है, आराम से समेटो से। तो फॉर्मूलों की दिक्कत आती है। फिर ये समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। समाकलन में एक दिक्कत और आती है कि शुरू कहां से करूं। अवकलन में तो क्या होता है, पहला इसका करूंगा, फिर इसका करूंगा, फिर इसका करूंगा। समाकलन ऐसे नहीं करता, पहले पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करूं ताकि लास्ट तक उत्तर आ जाए, लास्ट तक पूरा हो जाए। तो ये मुश्किल रहेगा। फंक्शंस आएंगे, ट्रिकी सवाल आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, घबराइए मत। प्रैक्टिस हर चीज को आसान बना देते हैं। प्रैक्टिस का तो कमाल है भाई, प्रैक्टिस पता नहीं क्या क्या कर सकती है। चाहे दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो प्रैक्टिस से ऊपर निकल जाए। तो शुरुआत जो हमने कहा था उसी पे वापस आते हैं। समाकलन क्या करेगा? जो अवकलन ने किया उसको ठीक करने का काम करेगा, प्रति अवकलज करेगा, अवकलज का प्रति करेगा, एंटी रहेगा। अवकलन ने क्या किया? बोला ये किया, कोई फलन था एफ एक्स, उसका अवकलन किया और जी एक्स बना दिया। मान लो जो भी था, सपोज करो साइन एक्स था, कोस एक्स आ गया। ठीक है, साइन एक्स था, कोस एक्स आ गया। अब आपको समाकलन क्या करेगा? उल्टा चलाएगा, जी से एफ एक्स आएगा, जी से एफ एक्स। तो अगर उसने जो भी किया है, अवकलन ने जो भी किया है, समाकलन का दायित्व है उसको उल्टा करना। बस समाकलन का काम है उल्टा करना। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले ले। अगर मैं किसी का अवकलन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि अवकलन क्या करता है। एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या होता है? बोला सर एक्स की पावर 3 का अवकलन ये होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है गुणा में, और एक पावर कम हो जाती है, यही होता है। तो दो चीजें हुई है, ध्यान रखने वाले, दो चीजें हुई है। क्या दो चीजें हुई है? नंबर एक जो पावर है वो गुणा में आई है, और एक पावर कम हुई है। पावर गुणा में आई है, एक पावर कम हुई है। तो अब समाकलन क्या करेगा? अगर इसी का समाकलन किया जाए तो क्या करेगा? समाकलन का काम है उल्टा करना। तो इसने क्या किया था? बोला इसने एक पावर कम की थी। अच्छा, इसने एक पावर कम की थी तो ये एक पावर बढ़ाएगा। फिर उसके बाद क्या किया था? बोला इसके बाद इसने पावर से गुणा किया था तो ये पावर का भाग देगा।
ये पावर का भाग देगा। तो उसने जो किया था उस प्रोसेस को बिल्कुल अपोजिट करना है, उसने पावर को गुणा किया था, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, पावर में भाग देते हैं। उसने पावर को कम किया था, तो इसने क्या किया, पावर को बढ़ा दिया ताकि बैलेंस हो जाए, वापस से वही आ जाए। उसने पावर कम की थी, इसने पावर बढ़ा दी। उसने पावर से गुणा किया था, इसने पावर का भाग दे दिया, ताकि ओवरऑल आपका रिजल्ट वापस से वही आ जाए जहां से शुरू की थी। और ये देख लो, हाँ जो अब इसका मैं वापस करके दिखाता हूं, ये रहा, इसका वापस करेंगे। 3 नियतांक है, 3 बाहर आ गया। इसका समाकलन होगा, पहले पावर जुड़ेगी तो 2 पावर में 1 पावर जुड़ गई, क्योंकि ये 1 पावर कम करता था तो वो भाई साहब 1 पावर बढ़ाएगा, बटा ये पावर से गुणा करता था, वो पावर का भाग देगा। 3 से 3 कट गया, ये आ गया x की पावर 3, देखो वापस आ गया। अगर अवकलन से ये आया है तो समाकलन से ये आएगा। यही इनके होने का मतलब रखता है। अवकलन जो करेगा, समाकलन का काम है उसे अपोजिट करना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। समाकलन 2 प्रकार के होंगे। शुरुआत में हम पहले सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसे हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, पहले इनको कवर करेंगे, बिना लिमिट वाले। बिना लिमिट वाले, वैसे सरल भाषा में नाम बोला जाए तो हम इसे ऐसे पुकारते हैं, लिमिट वाले और बिना लिमिट वाले, है ना। लेकिन वैसे इनका नाम, ऑफिशियली इनका नाम होता है अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अमूमन हम पुकारते हैं बिना लिमिट वाले और लिमिट वाले। तो जो बिना लिमिट वाले होते हैं इनको कहते हैं, बिना लिमिट वालों को कहते हैं अनिश्चित समाकलन, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या लिमिट है यहाँ पे? नहीं। ऊपर है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, तो ये कहलाते हैं अनिश्चित समाकलन। एक होते हैं लिमिट वाले, ए से बी, ये कहलाते हैं निश्चित समाकलन। इनको फिर अलग से पढ़ेंगे पहले, क्योंकि अनिश्चित, जो निश्चित समाकलन है उसमें अनिश्चित समाकलन काम आते हैं, तो पहले ये पढ़ना होता है, ये पढ़ने के बाद फिर इनकी बारी आएगी। तो पहले हम बिना लिमिट वाले जो समाकलन है उन पे पकड़ बनाएंगे, जब वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो हम फिर निश्चित समाकलन की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, आगे तो जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं इसको बेसिक टू एडवांस लूंगा, बहुत जीरो से इसको स्टार्ट करूंगा। एक एक फॉर्मूला जो समाकलन का है उसको लूंगा, उस पर सवाल करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला लूंगा, दूसरे सवाल करेंगे। अलग अलग टाइप के सवाल है, उनको ग्रुप करूंगा कि इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है, इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है, इस टाइप के सवालों को, यानी एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम समाकलन को करेंगे, ना कि रैंडमली कि कोई भी सवाल आया कर लिया, हर कोई सवाल उठा लिया, नहीं। एक एक ग्रुप बना के चलेंगे कि इस टाइप के सवालों को, फिर इस टाइप के सवालों को, फिर इस टाइप के सवालों को, इसलिए टाइप वाइज चलेंगे। और उसके साथ रिलेटेड जो फॉर्मूले, वो फॉर्मूले एक एक करके पढ़ेंगे, ना कि सारे फॉर्मूले एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस रहेगा। कोशिश ये रहेगी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इतने सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको बाहर से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करनी पड़े। लेकिन वही बात है, जब आप अच्छा पढ़ लेते हो तो आपको और सवाल निकालने की इच्छा भी करती है, ये भी एक बड़ा सच है ना। ये भी एक अच्छा सच है। जैसे आपको गणित अच्छी लगने लग जाएगी ना, आपका शरीर खुद मांगने लग जाएगा। जब आपको कुछ नहीं आता तब तो आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब आपको आने लग जाता है तो आपका मन करता है और निकालूं, और करूं, और सवाल करूं, और सवाल करूं। ये जो भूख है ना, ये तभी जागती है जब आपको पहले कुछ अच्छा लगे। अच्छा लगे, सोचो आपको अगर खाना अच्छा लग रहा है तो क्या आप और नहीं मांगोगे? लेकिन अच्छा ना लग रहा हो तो बोला जितना पड़ा उतना भी छोड़ दूंगा। तो यही कहानी गणित के साथ भी लागू होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका दिल और करता है, अच्छा नहीं लगता तो जितना है उतना भी छोड़ देते हो। तो अच्छा लगेगा तो आपका दिल मांगे मोर, फिर आपका दिल और मांगेगा, बोले नहीं मैं तो और करूंगा। तो और करना तो प्रैक्टिस शीट पड़ी है, उससे निकाल लेना, उसमें भी खूब सारे सवाल है। वैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ भी मैं आपको बहुत सारे करवा दूंगा, ये निकालिएगा, ये निकालोगे तो ही शायद थक जाओगे, लेकिन फिर भी मान लो और इच्छा हो भी जाए तो प्रैक्टिस शीट पड़ी है, जाइए उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले इसे पूरा करिएगा जो पढ़ाया जा रहा है। आ जाओ, पहले बेसिक सूत्रों से चलते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो पहले बेसिक फॉर्मूले हैं। एक है पावर का, ये होता है पावर का x की पावर n का समाकलन। जैसे अभी बताया था कि अवकलन ने जो किया, इसका काम है बेचारे का काम ठीक करना। तो अवकलन क्या करता था, x की पावर n का अगर अवकलन करते तो क्या करता, बोला एक पावर कम कर देता, एक पावर कम कर देता ना। तो अब देखो इसने क्या किया, बोले एक पावर बढ़ा दी, क्योंकि अवकलन एक कम करता था। तो समाकलन का काम क्या हो गया, बस अवकलन को देखो और उल्टा कर दो। तो बोला वो एक पावर बढ़ा देता था, वो एक पावर कम कर देता था तो ये एक पावर बढ़ाएगा, वो पावर से गुणा कर देता था तो ये पावर का भाग देगा। तो x की पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n का समाकलन
n+1 बटा n+1 प्लस समाकलन नियतांक c, जिसके भी बात करेंगे कि c क्यों आता है। लेकिन याद रखिएगा n का मान -1 नहीं हो सकता, n का मान -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर n का मान -1 ले लिया तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, और बट्टे में 0 हो गया तो सारा का सारा अटक जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि 0 का भाग नहीं लगता, 0 का भाग नहीं लगता, इसलिए n का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, n का मान -1 हुआ तो फिर क्या होगा? उसके लिए अलग सूत्र बना हुआ है। n का मान -1 को छोड़िए, बाकी सबके लिए ये चलेगा, लेकिन अगर n का मान -1 हो गया तो फिर ये सूत्र लगेगा, क्योंकि n का मान -1 होते ही क्या होगा? n का मान अगर -1 होता है तो ये हो जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1 बट्टे में आ जाएगी, जो कि 1/x हो जाएगा, और इस 1/x वाले के लिए फिर आपका ये सूत्र लगेगा, जिसका समाकलन होगा log x। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं? तो याद करो, अवकलन तो याद है, अवकलन को याद करो। log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन क्या होता है? ये सारे फॉर्मूले उल्टे हैं बस। log x का अवकलन क्या होता है? बोला 1/x। जब log x का अवकलन ये होता है तो समाकलन में तो कोई नए फॉर्मूले है ही नहीं, अवकलन को ही उल्टा करना है, कर दो इनको उल्टा। तो log x का अवकलन अगर 1/x होता है तो फिर 1/x का समाकलन क्या होगा? बोला log x। ये रहा 1/x का समाकलन बराबर log x। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में बस एक -n की n जो है वो -1 हो तो उसके लिए अपना फॉर्मूला, अदरवाइज बाकी सबके लिए यही चलेगा। फिर बस एक -1 के लिए अलग फॉर्मूला है, बाकी चाहे कोई भी पावर हो, माइनस की हो, प्लस की हो, बट्टे की हो, कुछ भी हो, सबके लिए जिंदाबाद, फॉर्मूला नंबर 1 जिंदाबाद। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे x की पावर 2 का करना हो तो क्या समाकलन होगा? एक पावर जुड़ जाएगी, 2 पावर है, एक पावर जुड़ जाएगी, जितनी पावर होगी बट्टे में आ जाएगी, प्लस समाकलन नियतांक c। सॉल्व करने पर x की पावर 3/3। अच्छा, x की पावर अगर -2 हो तो भी लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, बस एक -1 को छूट दी गई है, एक -1 के लिए अलग फॉर्मूला है, बाकी सबके लिए यही, जो भी पावर है एक जोड़ दो, जो पावर बने उसका भाग दे दो, प्लस c। जो पावर है उसमें एक पावर और जोड़ दो, जितनी पावर बने उतने का भाग दे दो, x की पावर -1 बटा -1 प्लस c, माइनस x की पावर -1 को नीचे ले आओ, -1/x प्लस। ठीक है, अगर 1/x की पावर 1/2 हो तो क्या करेंगे? अगर 1 बट्टे में x की पावर 1/2 हो तो क्या करेंगे? यही करेंगे, पहले ऊपर ले आएंगे, ऊपर लाते ही पावर माइनस की हो जाएगी, x की पावर -1/2 dx। एक जोड़ दो, जितनी पावर बने उतने का भाग दे दो, प्लस c, x की पावर प्लस की 1/2 बटा 1/2 प्लस c, 2 ऊपर प्लस c। परफेक्ट। x की पावर 1/3 हो, इसका क्या करोगे? वही करेंगे जो अभी किया है, वही करेंगे जो अभी किया है, x की पावर 1/3 को ऊपर लाएंगे, ऊपर लाने पर माइनस की 1/3 हो जाएगी, पावर नीचे से ऊपर आने पर प्लस हो जाएगी। x की पावर 2/3 बटा 2/3 प्लस c, पलट के 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c।
तो रूल सिंपल है, घात में एक जोड़ दो, घात का भाग दे दो। घात में एक जोड़ दो, घात का भाग दे दो। घात में एक जोड़कर घात का भाग दे दो। जितनी भी घात है, जो भी घात है, बट्टे में हो चाहे किसी में भी हो, जो भी घात है उसमें एक जोड़ दो, जितनी घात बने उतने का भाग दे दो, और ये आपका रूल बन गया, पहला रूल, रूल 1। ठीक है। हाँ, अगर n -1 है, वो आपको पता भी लग जाएगा, चिंता मत करो। अगर n का मान -1 और आपने सूत्र लगाने की कोशिश की जबरदस्ती, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, है ना। घबराओ मत, बोले सर अगर -1 आ गया, हमें नहीं पता लगा, तो पता लग जाएगा, लगा के देख लो। जबरदस्ती गणित में काम ही नहीं करती। अगर n का मान -1 है और आपने ये गलती से लगा भी लिया, मान लो हो गई आपसे गलती, आपने लगा लिया, तो आपको हाथों हाथ एहसास हो जाएगा कि गलत कर दिया। अगर n का मान -1 और आपने सूत्र लगा दिया, तो -1 + 1 नीचे 0 आ जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि अरे कुछ गलत किया तभी 0 आया बट्टे में, बट्टे में गणित में 0 नहीं आता ऐसे, तो 0 आया इसका मतलब गड़बड़ है, यानी ये नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा, तो गलती करोगे तो भी जान जाओगे। तो क्लियर है। तो पहले आते हैं हमारे टाइप 1 के सवाल, फर्स्ट टाइप वाले सवाल, जिसमें अभी हम सिर्फ पावर वालों को पकड़ेंगे, x की पावर n को और 1/x को, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। -1 के विकल्प, -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, है ना। अगर n का मान -1 होगा तो उसके लिए एक अलग है, क्योंकि सूत्र एक ही है ये, बस n का मान -1 के लिए थोड़ा अलग बनाया गया, बाकी सबके लिए ये चलेगा। तो सबसे पहले टाइप 1, पहले प्रकार के सवाल, इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के, पहले घात वालों को पकड़ते हैं, घात वालों पे कमांड बनाते हैं, एक बार घात वाले नियम पकड़ में आ गए तो फिर हम बाकी नियमों पे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो टाइप 1, दोनों फॉर्मूले सामने हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला, इन सवालों को करिए और बताइए क्या क्या आंसर आएगा। अभी जैसे बताया उस तरीके से बताइए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, चारों के आंसर क्या क्या होंगे। पहले का आंसर क्या होगा, करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, कितना आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, सॉरी, चलो दोबारा करते हैं, आवाज बीच में। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पावर जोड़ लेनी है, 3 + 1 बटा 3 + 1 प्लस सी, तो टोटल हो गया x की पावर 4/4 प्लस सी, x की पावर 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1, पावर चाहे कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, बस एक जोड़ दो, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, मत देखो पावर कैसी है, 3 है, 1/3 है, जो भी है, बस सीधा जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। सिर्फ -1 वाले का तो मैंने पता लग ही जाएगा, बाकी की दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व करते जाओ। अब इसमें आ जाओ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडूड लिखा अंडर रूट जाता है, एक्चुअली मतलब तो 1/2 पावर ही है, अंडूड का मतलब होता है 1/2 पावर। हाँ, आसानी हो इसलिए हम लिखते हैं, तो 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस समाकलन नियतांक सी, x की पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, अगले में पहले अंडर रूट में है, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब आधी पावर, फिर आधी पावर को ऊपर लाओ, क्योंकि समाकलन करेगा तो ऊपर होगी पावर,
ऊपर आएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी, x की पावर -1/2, फिर -1/2 जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जो पावर बने उसका भाग दे दो, प्लस c, ये बन गया x की पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस c, पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा x की पावर 1/2 प्लस c। सही है, चारों क्लियर है। एक ही फॉर्मूला x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर समाकल में c, अवकलन में तो c नहीं आता, समाकलन में c क्यों आता है ना, ये बार बार c लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, हम लोग समाकलन कर रहे हैं c c c c बार बार c, समाकलन नियतांक क्यों आता है, तो जो समाकलन नियतांक आता है उसे ध्यान से समझिए, जरूरी है इसलिए आता है, गैर जरूरी चीज गणित में रखी नहीं जाती, जो चीज जरूरी नहीं है उसे गणित में जगह नहीं दी जाती, तो जरूरी है तभी दिया गया, क्या है आजो। अभी हमने अवकलन की समाकलन की परिभाषा पढ़ी थी कि समाकलन कुछ और नहीं बल्कि उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। अगर कोई फलन है f(x), आपने उसका अवकलन किया और gx आ गया, तो समाकलन का उद्देश्य होगा वापस से उसे f(x) में बदलना, जो सवाल था वापस उसमें लाना। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि जब आप अवकलन, देखो समाकलन की पूरी जिम्मेदारी क्या है कि जो अवकलन ने किया है उसको एग्जैक्टली बदल देना, वापस से वही ले आना जिससे शुरुआत हुई थी, लेकिन कई बार समाकलन इसमें फेल हो जाता है। कहां पर, जैसे अगर ये हमारा सवाल लेते हैं x² + 1 और इसका हम करते हैं अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा x² का अवकलन 2x और 1 का अवकलन 0, यानी अवकलन क्या आ गया, 2x आ गया, अवकलन आ गया 2x। ओके, अब 2x आ गया, अब आ जाता है समाकलन, समाकलन आएगा और वो बोलेगा मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, जो भी गड़बड़ हुई है मैं ठीक कर दूंगा। जैसे आप समाकलन लोगे 2x का, 2 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x और x पे 1 पावर है, तो समाकलन के नियम के अनुसार 1 पावर में 1 पावर और जुड़ जाएगी, 2 पावर बटा 2 पावर, 2 पावर से 2 पावर कट गई, x² आ गया। ये तो x² आया, जबकि आना क्या चाहिए था, x² + 1, x² + 1 आना चाहिए था ना, ये तो x² आया, एक तो नहीं आया, जबकि हमने अभी बहुत ठोक के कहा था कि समाकलन अवकलन का उल्टा है। उल्टा कहाँ हुआ, वापस आया तो नहीं, वापस आया तो नहीं। उल्टा का मतलब क्या होता है, थोड़ा कम ज्यादा थोड़ी होता है, उल्टा का मतलब होता है अपोजिट, वही आना चाहिए था। x² + 1 तो नहीं आया, x² + 1 तो नहीं आया, वही आना चाहिए था ना, खाली x² थोड़ी है, x किसका अवकलन किया था, x² + 1 का, तो समाकलन करने पर वापस क्या आना चाहिए था, x² + 1, आया तो नहीं, ये तो x² आया, 1 तो नहीं आया। अच्छा 1 क्यों नहीं आया, अब इसकी थोड़ी सी तहकीकात करें तो हम पाते हैं कि 1 कहां चला जाता है कि जब आप अवकलन करते हैं तो जो नियतांक होते हैं ना कांस्टेंट, वो अवकलन के दौरान 0 हो जाते हैं। अवकलन के दौरान जो आपके कांस्टेंट होते हैं, ये जो आपके अचर होते हैं, ये अवकलन के दौरान 0 हो जाते हैं। अब ये इनको वापस प्राप्त करना है तो इसके लिए हम सी लगाते हैं। ये जो शहीद हुए हैं अवकलन के दौरान, जो अचर शहीद हो जाते हैं, उनको पुनः जीवित करने के लिए सी लगाते हैं। सी क्या है कि भैया कोई अचर रहा होगा, अवकलन ने उसको खत्म कर दिया होगा, मार दिया होगा, शहीद कर दिया होगा, उस शहीद को वापस से प्राप्त करने के लिए सी लगाते हैं। ये सी का महत्व होता है। सी होता है उस शहीद की याद में। अब यहाँ पे अगर 1 शहीद हुआ है तो सी का मान 1 है, 2 शहीद हुआ है तो सी का मान 2 है, अगर आपको शहीद कोई था ही नहीं तो सी का मान 0। सी कोई बोझ थोड़ी मार रहा है, सी तो मेमोरी है कि भैया कोई शहीद अगर हुआ है तो दावा ठोक लो, सी का मान ले लो। सी तो दावा है, भैया कोई अगर शहीद हुआ है, अवकलन के दौरान किसी को भी क्षति पहुंची है, खासकर अचर को ही पहुंचती है, बाकी तो सब रिकवर हो ही जाता है, बाकी तो सारा रिकवर हो जाता है, खाली अचर रिकवर नहीं होते, तो
सामान्य में सूचना है कि भाई अगर किसी का कोई शहीद हुआ है, कोई अचर शहीद हुआ है आकलन के दौरान, तो वो डिमांड कर सकता है पुनः प्राप्ति की। सी उसके लिए लगाया गया। तो सी क्यों लगाया जाता है? अब क्लियर हुआ कि सी क्या है, सी क्यों है? जो आकलन के दौरान, और आकलन के दौरान सिर्फ शून्य कौन होते हैं? अचर। तो जो कांस्टेंट है आकलन के दौरान वो शून्य हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए, अब वैसे पुनः प्राप्त तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो भाई साहब गुजर चुके, तो उनकी याद में सी लगाया जाता है। अब वो सी जो भी है, तो आकलन से पूछ लो कि भैया आकलन तुमने किसको मारा है? वो कहेगा 1 को मारा है, तो सी बराबर 1 हो गया। पूछ लो 2 को मारा है, सी बराबर 2 हो गया। तो जिस जिस जो भी शहीद हुए हैं उनका पता करवा लो, सी का मान हुआ है, इससे सी लगाया जाता है। ठीक है ना? इसीलिए सी कांस्टेंट होता है। बिल्कुल, इसे सी कांस्टेंट होता है। सी कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सी कौन है? जो शहीद हुए हैं। शहीद कौन हुए हैं? जो अचर है। क्योंकि जो चर होता, जो वेरिएबल होता, वो तो जीरो होता ही नहीं आकलन में, उसका तो आकलन होता, सिर्फ अचरों का तो आकलन जीरो होता है। तो फिर शहीद कौन हुए? अचर। सी किसकी याद में है? अचरों की याद में। तो सी कौन है? अचर है। तो इसलिए सी जो है समाकलन नियतांक होता है, क्योंकि वो नियतांक है जो उन शहीदों की याद में रखा गया है जो आकलन के दौरान प्राण दे चुके हैं। ठीक है, क्लियर? अभी आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस, 1/x³ का समाकलन क्या होगा? x की पावर 3 को ऊपर लिया, -3 पावर, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, उसी पावर का भाग दे दो, प्लस समाकलन नियतांक c लगा दो। जो भी पावर आएगी उसमें 1 जोड़ दो, जितनी पावर बने उसका भाग दे दो। x की पावर होगी -2, नीचे होगी -2, प्लस c। पावर को प्लस का करने के लिए नीचे ले आओ, एक बटा -2x² प्लस c। अब ये कितना है कि ये जो गोद में लिखा हुआ 3 है, ये 1/3 माना जाता है ना? यहाँ जो बात सीखने लायक है वो ये है कि जब आपके पास कोई नंबर x है और उस पर खाली अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये आधी पावर माना जाता है। कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1/2। लेकिन अगर यही गोद में आप 3 लिख देते हो तो फिर ये घनमूल माना जाता है, 1/3। और अगर आपने गोद में 4 लिख दिया तो ये 1/4 माना जाता है। अगर आपने गोद में कुछ नहीं लिखा है तब तो माना जाता है 1/2, और अगर आपने गोदी में कुछ लिखा हुआ है तो फिर वो उतनी पावर माना जाता है, 1/2, 1/3, 1/4, उस हिसाब से। तो अभी गोद में कितना है? 3, तो ये पावर 1/3 मानी जाएगी। 1/3 मानी जाएगी, इसमें से 4 पावर तो अंदर है, 4 और ये 1/3 तो होगी 4/3। ये होगी x की पावर 4/3। अब जो भी पावर है उसमें 1 पावर जोड़ दो, उतनी पावर का भाग दे दो। सात बटा तीन, ये हो गया x की पावर 4/3। 4/3 को ऊपर ले आओ,
-4/3 में 1 जुड़ गया, उसी पावर का भाग लग गया। सॉल्व करने पर x की पावर -1/3 पलट के 3 ऊपर चला गया। -3/x की पावर 1/3 प्लस c। सही है। किसी अचर का समाकलन कैसे होगा? अगर कोई अचर हो, x हो ही ना, कोई फलन हो ही ना, अगर अचर हो, कांस्टेंट हो, तो उसका समाकलन कैसे होगा? मान लो k कोई कांस्टेंट है, k कोई अचर है और आपको उसका समाकलन करना है। k मान लो 5 है, 15 है, 13 है, 11 है, 2/3 है, 7/11 है, कोई भी नंबर है और अचर का समाकलन करना है। अभी तक आपने जो समाकलन किया था वो x था, x की पावर ये x, कुछ भी तो x की कोई ना कोई पावर थी। अगर x ना हो, वहां पे कांस्टेंट हो, 5, 15, 13, 11, कोई x नहीं, खाली कांस्टेंट 5, 15, 13, 11, 18, 2/7, 3/11, -3/4, कोई भी नंबर हो, उसका समाकलन कैसे होगा? तो उसका समाकलन हमेशा अचर जो होता है, अचर आपको याद होगा अवकलन के दौरान अचर क्या करते थे, और ऐसा जब अवकलन करते थे अचर बाहर आ जाते थे। तो जब अवकलन ने अचर का कुछ नहीं बिगाड़ा तो समाकलन भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि समाकलन का काम क्या है कि जो अवकलन ने किया है उसको उल्टा ही तो करना है ना। तो अवकलन ने जब कुछ किया ही नहीं तो समाकलन क्या करेगा? क्लियर बात? दोबारा बोलता हूं, समाकलन कौन है? हमेशा एक चीज याद रखना, समाकलन कोई और नहीं है बल्कि प्रति अवकलज है, एंटी डेरिवेटिव है। तो जो अवकलन कर रहा है, हमेशा नजर रखो अवकलन पे, अवकलन क्या कर रहा है, जो कर रहा है उसको ठीक करने का काम है समाकलन का। जो भी अवकलन करेगा उसको ठीक करेंगे हम यहाँ पे। समाकलन अलग कोई टॉपिक नहीं है, जैसे माइनस कोई अलग चीज नहीं है, भाग कोई अलग चीज नहीं है। जो उन्होंने किया है उसका करेक्शन है, जो प्लस ने किया है उसका करेक्शन माइनस है। तो ये कोई अलग चीजें नहीं है। तो समाकलन भी अलग नहीं है, वो अवकलन का उल्टा है। तो जो अवकलन देखो, अवकलन ने क्या किया, अचरों के साथ अवकलन क्या करता था, जो कांस्टेंट होते थे उनके साथ अवकलन क्या करता था, बोलो उनको बाहर फेंक देता था। केवल फलन फलन का अवकलन कर देता था, केवल फलन का अवकलन कर देता था और बाकी सबको बाहर फेंक देता था। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अगर कोई अचर है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? सेम लॉजिक, क्योंकि अवकलन क्या करता था, मतलब बाहर फेंकता था, कुछ नहीं करता था। जब अवकलन ने कुछ किया ही नहीं तो समाकलन ठीक किसको करेगा? कुछ नहीं करना समाकलन को भी, तो समाकलन भी बाहर फेंक देगा। तो एक आएगा, एक को आप लिख सकते हैं x की पावर 0। अब आपको एक को अंदर क्यों छोड़ दिया भैया? एक को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, x के फलन के रूप में लिख दिया। फिर उसके बाद में समाकलन का पावर वाला नियम लगा सकते हैं, x की पावर में 1 जोड़ दें, 0 + 1 बटा 0 + 1 प्लस c, ये हो गया k x प्लस c। x की पावर 1 होगी बटा 1 हो गया, x बटा 1, एक x ही कहलाएगा, k x प्लस c। तो यहाँ पर हमने जो नियम सीखा वो ये होता है कि जब अवकलन ने कुछ नहीं किया है ना, आज वापस यहाँ पे अवकलन का नियम लिख के दिखा देता हूँ। अगर एक k कोई अचर है और उसके साथ कोई फलन आ जाता था तो अवकलन k को बाहर फेंक देता था, वो k के साथ कुछ भी नहीं करता था, k को प्रभावित नहीं करता था, अनअफेक्टेड रखता था। तो बस समाकलन, अवकलन से ही तो समाकलन को सीख मिलती है कि भैया k को बाहर निकाल दिया तो समाकलन भी k को बाहर निकाल देगा। तो सिर्फ फलन फलन का ही समाकलन होगा और अवकलन होगा। ठीक है, तो ये नियम याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का समाकलन कैसे होता है? कांस्टेंट का समाकलन होता ही नहीं है, वो बाहर फेंक देता है। कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता, कांस्टेंट को समाकलन से बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ घूमो फिरो। जब तुम्हारा अवकलन ने कुछ नहीं किया तो हम फिर तुम्हारा क्या करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो अवकलन को उल्टा ही करना है ना। तो जब अवकलन ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, कोई प्रभावित किया ही नहीं, बदलाव किया ही नहीं, परिवर्तित किया ही नहीं, तो समाकलन भी कुछ नहीं करेगा, वो भी बाहर फेंक देगा, क्योंकि समाकलन का काम करेक्शन करना है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एंटी डेरिवेटिव है, प्रति अवकलज है। अगर स्मॉल एफ एक्स का अवकलन कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा, मतलब उसी को रिवर्स करने का काम समाकलन करता है। तो समाकलन के अपने कोई फॉर्मूले नहीं होते, कोई सवाल नहीं होते, मतलब सवाल तो होते हैं, तो वो सारे सवाल एक्चुअली किसी न किसी के अवकलन है। वो जितने भी सवाल आप समाकलन में देखते हैं वो किसी के अवकलन से आए हुए हैं, उनका वापस समाकलन करके वापस सवाल पे जा रहे हैं कि ये किसके अवकलन से आए थे।
बस यही समाकलन में हो रहा था। तो समाकलन के ना तो कोई फॉर्मूले अपने हैं, सारे अवकलन के फॉर्मूलों को उल्टा कर करके समाकलन के फॉर्मूले बनेंगे। समाकलन का एक भी फॉर्मूला खुद का नहीं होगा, सारे के सारे अवकलनों को उल्टा करके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ना कोई सवाल इसका खुद होता है। सारे सवाल आप देखेंगे जितने भी अवकलन में भी आपने सवाल करे थे, उनके जो उत्तर आए थे ना, अब वो सारे उत्तर सवाल बन गए, और आपके जो सवाल होते थे अवकलन के वो सब उत्तर बन जाएंगे, उल्टा चलेंगे बस। तो टॉपिक टफ क्यों है उसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस हमेशा मुश्किल होता है। किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, हर चीज का रिवर्स प्रोसेस हमेशा मुश्किल होता है। कोई भी चीज करिए, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि कांच का गिलास ले लीजिए, उसको फेंकिए, टूट गया, तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तो किसी भी चीज का रिवर्स प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस हमेशा मुश्किल होता है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट को बदलना आसान है, वापस से ठीक करना मुश्किल है। किसी भी चीज को खराब करना आसान है। किसी एक काम करिए, कोई मशीन ले लीजिए, घर में आपके पास पेचकस है, खोल दीजिए सारी मशीन को, खोल दिया, अब वापस से पैक करके बताओ, अब वापस से पैक करके बताओ। बोले तो मुश्किल काम है। क्यों भाई? खोलना, बोले खोलना तो आसान था, चार चार नट दिखे, जहां नट दिखा वहां पेचकस लगाया और खोल दिया, वापस बंद करो। तो इसका मतलब यही चीज है कि भाई हमेशा रिवर्स प्रोसेस टफ होता है, लेकिन बट वर्थ इट। लेकिन ये पढ़ने लायक है, ये पढ़ना चाहिए। इसको अच्छे से अगर आप लोगों ने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया, तो जैसे मैंने बताया आपको आदि गणित पे होल्ड आ जाएगा कि भाई मैं गणित को पकड़ने लगा हूं, अब गणित मेरे अधीन आ गई है। डोमिनेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपका। तो समाकलन क्या है? अवकलन का उल्टा है। तो जो भी अवकलन ने किया है, समाकलन का काम है उसको वापस से वहीं पहुंचाना जहां से वो आया था। fx का अवकलन अगर gx है तो gx का समाकलन वापस से fx आ जाएगा, वापस वही हो जाता है। इसीलिए इसको एंटी कहा जाता है, एंटी, अवकलन का एंटी। ये अवकलन का एंटी काम करता है बस, इसीलिए एंटी डेरिवेटिव का नाम ही इंटीग्रेशन है। प्रति अवकलज, अवकलज का प्रति करने वाला, विपरीत करने वाला। इसमें दो प्रकार के समाकलन होते हैं। एक तो होते हैं जिसे आप कहते हैं बिना लिमिट वाले, हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट। एक होते हैं लिमिट वाले जिन्हें कहते हैं डेफिनिट, निश्चित समाकलन। लिमिट वालों में बस इतना ही फर्क होता है कि लिमिट और आ जाती है, तो समाकलन तो वही है, बस लिमिट के साथ आ जाएगा। तो पहले हम अनिश्चित पढ़ेंगे, फिर हम निश्चित पे आएंगे। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि आपको मैं सभी प्रकार के सवाल करूंगा, बहुत बेसिक से सवाल स्टार्ट करूंगा और बहुत एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि बेसिक भी हो जाए, साथ साथ एडवांस हो जाए। थोड़ा सा लंबा टाइम इसमें लगेगा, लेकिन जरूरी है, बेहतर होना बहुत जरूरी है। आधारभूत से उच्च स्तरीय तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दो फॉर्मूले पकड़े थे कि पहले ये दो फॉर्मूले समझेंगे, इस पे सवाल करेंगे। जब ये दो बेहतर हो जाएंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूलों पे बढ़ते जाएंगे, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ दो फॉर्मूले लिए उस पर सवाल करेंगे, फिर दो तीन फॉर्मूले लेंगे उस पर सवाल करेंगे। इस तरीके से फॉर्मूले लेते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे, ना कि एक साथ सारी लिस्ट को पढ़ेंगे। बाद में सारी लिस्ट को एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार फॉर्मूले सवाल, फॉर्मूले सवाल, फॉर्मूले सवाल, ताकि रिलेट होते रहे। तो सबसे पहला फॉर्मूला था जो पावर का फॉर्मूला था, x की पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन। ठीक है, ये पावर के लिए लागू होता है, लेकिन n बराबर -1 के लिए ये अलाउड नहीं है। n बराबर -1, अगर n का मान -1 है तो ये x की पावर -1 हो गया, यानी 1/x हो गया। 1/x का अलग से समाकलन होता है log x, बस 1/x का अलग है, बाकी सबके लिए ये सूत्र काम करेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर सवाल करने शुरू किए, थोड़े से मैंने एग्जाम्पल करवाए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों ने सवाल किए, और ये हमारा टाइप 1 के सवाल, पहले प्रकार के सवाल यही होंगे। पावर को समझना, पावर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना सीखना कि कैसे ये काम में लिया जाता है। तो फॉर्मूला सीधा है कि एक पावर जोड़ दो, जितनी पावर बने उतने का भाग दे दो, और प्लस समाकलन नियतांक c जोड़ दो। और फिर हमने ये सवाल किए, 1 2 3 4, 4 वो कर चुके, 4 ये कर चुके, फिर और 4 सवाल किए, और फिर बीच में समझाया कि समाकलन नियतांक c क्यों आता है। जो आप समाकलन नियतांक c लगाते हैं वो क्यों आता है, क्योंकि समाकलन क्या कर रहा है, समाकलन एक्चुअली अवकलन का उल्टा ही तो कर रहा है, अवकलन का उल्टा कर रहा है। तो जब आप अवकलन करते हैं तो जो अचर होते हैं उनके अवकलन 0 हो जाते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं। जितने भी अचर होते हैं अवकलन के दौरान उनका अवकलन 0 हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। तो उन शहीदों की याद में समाकलन का काम है उन शहीदों को वापस लाना, तो सी लगाया जाता है उन शहीदों के याद में जो जो अवकलन के दौरान शहीद हुए हैं। जैसे 1 है, 1 शहीद हो जाता है, जैसे x² + 1 है, इसका अवकलन करोगे, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, एक शहीद हो गया। अब उस शहीद को वापस लाने के लिए सी लगाते हैं कि भैया जो भी अवकलन ने जिनको भी हटाया है, अचरों को ही हटाया होगा,
उन अचरों को वापस पुनः प्राप्त करने के लिए सी लगाया जाता है। फिर उसके बाद में फिर सवाल किए थोड़े से, ठीक है, और यहां तक हमारे हो गए। ये हमारे फिर हमने देखा कि एक नियतांक वाला, कि अगर नियतांक हो तो समाकलन में कैसे होता है, नियतांक बाहर आ जाता है। समाकलन हमेशा फलन का ही होता है, क्यों? क्योंकि अवकलन में भी नियतांक बाहर आता था, तो जब अवकलन ने नियतांक के साथ कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो समाकलन भी नहीं पहुंचाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे अब आ जाते हैं आज रेखिकता का नियम। रेखिकता का नियम क्या है? मान लीजिए आपके पास दो फलन है, एक है एफ और एक है जी, और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है। प्लस माइनस का चिन्ह है, दो फलन है, एक एफ एक्स है, एक सवाल एफ एक्स है, एक सवाल जी एक्स है, और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है। याद रखिए, प्लस माइनस का, गुणा भाग का नहीं, प्लस और माइनस का। अच्छा, गुणा भाग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए अलग है। अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो आप दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं। एफ एक्स का अलग समाकलन, जी एक्स का अलग समाकलन, और बीच में जो प्लस माइनस है वो वैसे ही रह जाएगा। इसको रेखिकता का या लीनियरिटी का नियम कहते हैं। समाकलन में इसको रेखिकता का नियम कहते हैं, मतलब रेखिक रूप से अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन याद रखिए, प्लस और माइनस का चिन्ह होगा तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, मान लो हमारा कोई सवाल है x प्लस 1/x, और इसका मैं समाकलन कर रहा हूं, तो बीच में प्लस का चिन्ह है ना, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो मैं सवाल को अलग अलग, प्लस का हो या माइनस का हो, अगर माइनस का होता तो भी मैं अलग अलग कर सकता था। x का अलग समाकलन, 1/x का अलग समाकलन। लेकिन फिर से याद रखिएगा, ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब प्लस और माइनस का चिन्ह हो, प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो ही ऐसा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब इस पे अपना पावर का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 1 है, एक बढ़कर एक और जोड़ दी, 2 पावर बट्टा 2 का भाग, 1/x का समाकलन log x प्लस समाकलन नियतांक c। तो रेखिकता का नियम सिर्फ प्लस और माइनस के लिए लागू है। अगर प्लस और माइनस नहीं है तो फिर लागू नहीं है, प्लस और माइनस के लिए लागू है। अगर ये गुणा में होते या भाग में होते तो अलाउड नहीं है। सिर्फ प्लस और माइनस है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, साथ में अचर आ जाए तो भी ये लगा सकते हो, अचरों को बाहर फेंक देना, क्योंकि अचर अभी मैंने बताया था पिछले वाले पेज में कि अचर जो होते हैं वो समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो जो आपके अचर होते हैं वो समाकलन के बाहर आ जाते हैं। तो अभी भी अगर अचर है, प्लस माइनस का चिन्ह है, तो अचरों को बाहर निकाल देंगे, और प्लस माइनस का चिन्ह है तो अलग अलग कर देंगे। तो प्लस माइनस का चिन्ह हुआ तो आप अलग अलग कर पाएंगे। अच्छा, गुणा और भाग का हुआ तो क्या करेंगे? यही समाकलन का सबसे बड़ा संकट है। समाकलन का सबसे बड़ा संकट है कि गुणा का और भाग का नियम नहीं है, नो रूल, कोई नियम का नियम नहीं है। दिक्कत यही है, यही समाकलन की सबसे बड़ी पेचीदा चीज है कि गुणा और भाग के लिए कोई नियम नहीं है। जबकि अवकलन को याद करिए, अवकलन में गुणा का नियम है, अवकलन में होता है, भाग का नियम बोला है, अवकलन में सबका नियम है, जोड़ का, बाकी का, गुणा का, भाग का। लेकिन समाकलन के पास सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि इस बेचारे के पास गुणा और भाग का नियम नहीं है। तो जब बीच में गुणा और भाग आ जाती है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है? इन्हें तोड़ना पड़ता है, जोड़ तोड़ करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है ताकि किसी प्रकार से टूट जाए, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए और हम अलग अलग करके समाकलन कर सके। यही सबसे बड़ा दुखदायी चीज समाकलन की बस यही है। इसीलिए समाकलन टफ हो जाता है कि आपका गुणा और भाग का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अवकलन में देखिए, अवकलन में आप कभी नहीं अलग अलग करने की जरूरत करती, क्योंकि आपको पता है अवकलन में गुणा आ गया, गुणा का सूत्र है, भाग आ गया, भाग का सूत्र है या नहीं? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के फॉर्मूले है, वैसे तो सबके ही है ना, सबके हैं, जोड़ का, माइनस का, गुणा का, भाग का, सबके अवकलन होते हैं। लेकिन समाकलन के साथ दिक्कत यह है कि गुणा आ गया, भाग आ गया, अटक गया। अब गुणा और भाग आते ही समाकलन के हाथ खड़े हो जाते हैं, और यहां जाके हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अगर गुणा और भाग आ गए तो फिर क्या करूं, फिर समाकलन कैसे करूं? क्योंकि अब मुझे गुणा और भाग को तोड़ना पड़ेगा प्लस और माइनस में, प्लस माइनस बना के कैसे ना कैसे सवाल को ब्रेक करना पड़ेगा। यही करामाती चीज है, यही कलाकारी है। समाकलन में आपको यह कलाकारी सीखनी है कि कैसे गुणा और भाग को हटाया जा सकता है, हटाकर प्लस और माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही आपको सीखना है। यही पूरा समाकलन का बेसिक खेल होता है, सवाल को तोड़ना। सवाल को क्यों तोड़ना? क्योंकि गुणा है, गुणा है, जब तक गुणा है
तब तक आप समाकलन नहीं कर सकते। जब तक भाग है तब तक समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र है ही नहीं आपके पास। जब सूत्र ही नहीं है तो फिर कैसे लगाओगे? सूत्र है ही नहीं तो लगाओगे कैसे? तो जब है ही नहीं तो मामला अटक गया। अब अटक गया तो फिर आपका खेल फंस जाएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर है? याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं। और ये सबसे बड़ा दुख है। कोई नियम न होने का नियम जो है ना, कि गुणा और भाग के लिए कोई नियम नहीं है, बस यही हमारी सिरदर्दी है। कोई नियम नहीं का नियम, कि भाई गुणा का कोई नियम नहीं है, भाग का कोई नियम नहीं है। अच्छा, किसी लोगों ने अगर समाकलन पहले पढ़ा हुआ है तो उनके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर गुणा का नियम तो है, आप कह रहे हो नहीं है। गुणा का एक नियम है, गुणा का एक नियम है जिसे खंड से कहते हैं, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिन लोगों ने समाकलन किया हुआ है उन लोगों के लिए बता रहा हूं। वैसे तो समाकलन सब लोगों ने किया, नाम तो सुने हुए ही हैं। समाकलन पूरा नहीं आता वो अलग बात है, बाकी ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये सारे आपको पहले से ही पता है ना, बीएससी तो की है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या जिसको हम कहते हैं खंड से समाकलन। ये गुणा का नियम कहलाता है। ये लॉलीपॉप है, फालतू का लॉलीपॉप है, चूसते रहो। अब एक कल्पना करिए, जैसे इसके बारे में मैं कई बार कहता भी हूँ क्लास में, कि आप एक शेर की कल्पना करिए। शेर शेर क्यों है पहले समझिए। इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, उसके पास दांत है, उसके पास पंजे है। ये दांत और पंजे जो है ना, यही एक्चुअली में शेर को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। आप क्यों डर रहे हैं? आप उसके दांत और पंजों से डर रहे हैं। अगर सोचिए शेर बिना दांत वाला हो, कल्पना करिए एक शेर है जिसके दांत नहीं है और पंजे नहीं है, क्या कर लेगा वो? अब आपका क्या कर लेगा? दलिया खाएगा या खिचड़ी खाएगा? सोच के देखिए, अगर कोई शेर है, जैसे मैंने ये बनाया है ना, अब इसके कोई दांत नहीं है, खाली चिल्ला सकता है, शोर मचा सकता है। अब क्या काम का बताओ? बच्चे खेलेंगे इसके साथ। अब इसके साथ बच्चे खेलेंगे, बस यही हो सकता है, और क्या करेगा बेचारा? कल्पना करिए अगर किसी शेर के दांत टूट जाए और पंजे टूट जाएं, उसके बाद में वो शेर जो है वो गली के कुत्तों से भी ज्यादा बुरी हालत में हो जाएगा। बस नाम में वो शेर होगा, क्योंकि दहाड़ेगा, आवाज तो आएगी, दहाड़ेगा तो घर पता चलेगा वो शेर दहाड़ रहा है। पता नजदीक जाके देखोगे यार एका शेर है, दांत और पंजे है ही नहीं। तो सोच के देखिए, बस हमारे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है ना, खंड से समाकलन का, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही है। दिखता तो है कि गुणा का फॉर्मूला है, काम कभी नहीं आता। ये उस शेर की तरह है जिसके दांत और पंजे है ही नहीं। तो ये देखने में सुंदर सुंदर लगता है ना। कई बार गिनती में तो आता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि भाई गुणा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बच्चा कहता है सर खंड से है ना। तो भैया बस वही है, शेर तो है ना, शेर तो है ही, दांत और पंजे तो नहीं है, शेर तो है ही। बस जैसे भारत में कहते हैं कई संस्थाएं हैं, कई सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन बस विपक्ष के लिए, है ना। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, संस्थाएं तो बहुत सारी है इंडिया में, लेकिन सब किसके लिए है? विपक्ष के लिए। पक्ष के लिए कोई नहीं है, सरकार के लिए कोई नहीं है, विपक्ष के लिए है। चाहे वो ये वाली संस्था हो, चाहे ये वाली संस्था हो, चाहे ये वाली संस्था हो, सेम वही कहानी। तो गुणा का नियम तो है, लेकिन एक्चुअली में काम करता नहीं है। बहुत घटे, कोई इक्के दुक्के कोई मरे मरे सवाल होंगे ना, जो एकदम बस प्राण जाने वाले होंगे, उन सवालों पे ये भाई साहब काम करते हैं, एकदम मरे हुए। अब सोचिए ये जो शेर है, बिना दांत वाला, बिना शेर वाला, क्या मार सकता है? बस वो कैसे, है ना, किन का शिकार कर सकता है ये? बस वैसे सवालों का शिकार ये कर सकता है। तो इसलिए नियम तो है, काउंटिंग में तो आता है, लेकिन काम का बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? तो हमेशा याद ही रखिएगा, इसको रहने ही दो। फिर यही याद रखो कि भैया हमारे पास गुणा और भाग का नियम नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, समाकलन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि गुणा और भाग का नियम नहीं है। तो हमें फिर जब भी गुणा और भाग आएगा तो हमें हमारी कलाकारियां दिखानी पड़ेगी, हमें हमारी योग्यता दिखानी पड़ेगी कि कैसे हम गुणा और भाग को येन केन परकेन करके हम इसे तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यही सारा खेल है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ, सवालों पे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रेखिक नियम जो है ना, ये मैं जब स्लाइड्स बना रहा था ना, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार, है ना, मुझे बड़ा लगा कि सोच एक शेर हो, मैं उसकी कल्पना कर रहा था बार बार। और फिर अब तो चैट जीपीटी, आजकल बहुत सारे एआई टूल्स हो गए हैं, तो आप ये वीडियो बहुत सुंदर बना सकते हैं। और दिमाग में शेर अगर मान लो बिना पंजे का हो और उसके दांत ना हो, तो कितना इफेक्टिव होगा। हमारे खंड से समाकलन को बिल्कुल डिपिक्ट करेगा ये। हमारा खंड से समाकलन एग्जैक्टली वैसा ही शेर है जिसके दांत और पंजे नहीं है। गिनती में तो आता है, काम बिल्कुल नहीं आता। गिनती में तो हमेशा आएगा, काम बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा आ जाओ, इसमें देखो बीच में चिन्ह किसका है?
बोला प्लस का है, ठीक है, बस प्लस और माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और माइनस का चिन्ह है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रेखिकता का नियम कहता है कि अगर बीच में प्लस और माइनस है तो आप कर सकते हैं। ए नियतांक है, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अलग अलग भी हो जाएंगे, ये लो, अलग अलग हो गए। और अब समाकलन कर दो। एक पावर जोड़ दो, एक पावर जोड़ दो, उसका भाग दे दो। एक पावर जोड़ दो, यहाँ पे एक को आप लिखोगे x की पावर 0। समाकलन नियतांक का नाम मैंने k लिख लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि समाकलन नियतांक का नाम c हो। नियतांक का आपको नाम रखना है, जैसे आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, कोई जरूर थोड़ी आप किसी को देख के रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सी नाम रखना है, सी फिक्स है का समाकलन नियतांक का नाम सी होगा। वैसे इस सवाल में आप सी रख भी नहीं सकते क्योंकि सी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको वैसे भी कोई नया नाम रखना पड़ेगा। तो आप चाहें, जब चाहें नया नाम रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको वही नाम रखने पड़ेंगे। अच्छा, अगले सवाल में आते हैं। अब अगले सवाल में देखिए गुणा आ गया है ना, गुणा का तो कोई नियम ही नहीं है, ये बात आपको याद रखना है कि गुणा का कोई नियम नहीं है, तो क्या समाकलन नहीं होगा? होगा, समाकलन होगा। सवाल दिया मतलब समाकलन तो है ही। अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या करूं कि गुणा हट जाए, क्योंकि गुणा जब तक है समाकलन नहीं हो सकता। गुणा, यही सारा खेल है। दोबारा समझिए, जो मेरी बात है उस पर फोकस करिए, सवालों पे फोकस मत करिए। तो आपने पता नहीं कितनी बार देखे, मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो कंसेप्ट है उसे पकड़ने की कोशिश करिए। वरना क्या होता है, बोर्ड पे सवाल देखा, सवाल निकालना शुरू कर दिया, भाई सुनो तो सही, फिर हमारा बोलना बेकार हो जाएगा। कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझो कि दिक्कत कहाँ है, कहाँ परेशानी है, उत्तर आता है आपको। लेकिन अभी इसमें क्या दिक्कत है, अभी हम क्या करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पे गुण आ गई, गुण आ गई तो हमने भी पढ़ के आए कि गुणा और भाग का नियम तो नहीं है। गुणा और भाग का नियम नहीं है तो फिर क्या करना होता है कि मैंने बताया था कि गुणा और भाग आ जाए तो अपने सवाल को इस तरीके से करो, इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करो कि ये गुणा और भाग चला जाए। गुणा और भाग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुणा और भाग रहेगा तो आपका समाकलन नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो, सवाल को देखो और उसके हिसाब से कदम उठाओ। तो अभी ये हो सकता है कि अगर मैं इसे खोल दूं, अगर मैं इसे खोल दूं तो मेरा गुणा जो है वो हट जाएगा, हट जाएगा ना। इस ब्रैकेट को खोलते ही गुणा हट जाएगा और मुझे गुणा हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1, देखो हट गया। अभी गुणा था, गुणा हट गया। अब गुणा हट गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लो, क्योंकि गुणा और भाग से ही हमें दिक्कत है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जिससे हमारे सवाल में से गुणा और भाग चला जाए। अब समाकलन हो जाएगा। x की पावर 3/3, x की पावर 2/2 प्लस समाकलन नियतांक c। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? बढ़ू आगे, चलो अगला सवाल। यहाँ पे भी देखो गुणा आ रहा है, यहाँ पे भी गुणा आ रहा है, और इस वाले सवाल में भी गुणा आ रहा है। गुणा और भाग है तो हमारा समाकलन, अच्छा वो क्या x एक था क्या? ठीक, ठीक है, अगला सवाल।
पहले ब्रैकेट खोल देते हैं ताकि जो गुणा है वो हट जाए। ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हट जाएगी। तो ब्रैकेट खोलते ही हो गया अंडर रूट एक्स माइनस एक्स गुणा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स से अंदर गुणा कर दिया ताकि गुणा हट जाए। और अब ये हो गया एक्स की पावर हाफ, ये हो गया एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ, ये हो गया आपका एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर एक और एक्स की पावर हाफ। अब समाकलन कर दो। एक्स की पावर हाफ में एक पावर जुड़ गई, उतनी पावर का भाग लग गया। 3/2 में एक पावर जुड़ गई, प्लस समाकलनीय अंक सी। दो बटा तीन पलट के ऊपर आ गया, 2/5 सही है। अब इस पे आ जाओ, इसमें भी गुणा है, ब्रैकेट्स खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट्स खोलने पर 3x² इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब आधी पावर, 3 बाहर, एक्स की पावर 2 और आधी मिलाकर 5/2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर आधी 3/2। पांच बटा दो में एक जोड़ते ही 7/2 बटा 7/2। तीन से तीन काट दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला इस बार भाग है, इस बार भाग है 1/x की पावर 2/3 प्लस 4/x की पावर 1/3 dx। कैसे करोगे? तो पहले प्लस का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो हम अलग अलग तो कर ही सकते हैं, है ना। प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो हम अलग अलग तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस के हिसाब से अलग अलग करने पर और नियतांक को बाहर लेने पर x की पावर 2/3 dx, 4 बाहर 1/x की पावर 1/3 dx। ठीक है, अब पावर को ऊपर ले आओ, समाकलन करना है। x की पावर -2/3
ये एक आंसर आ गया। अच्छा, भाग तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे अलग अलग कर दें। यहाँ पे भी अगर मैं x को अलग अलग कर दूं तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, है ना? अलग अलग करने पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो नीचे वाला x था इसको अलग अलग कर दिया, ax³ बटा x अलग, प्लस bx² बटा x अलग अलग करने पर बीच में प्लस का चिन्ह दिखने लग जाएगा, और प्लस का चिन्ह दिखेगा तो मैं फिर अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह आने के बाद तो मैं अलग अलग कर ही सकता हूँ। कौन सा कर दिया? अच्छा, वो 1/3 था क्या? ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कट कर दो। अलग अलग कर दो। प्लस समाकलन नियतांक के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी तो सिंपल चल रहे हैं कि भी गुणा और भाग को कैसे निपटाएं। अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। इस सवाल के लिए ये ठीक रहा कि अलग अलग कर दिया, ब्रैकेट खोल दिए। कई सवालों में कुछ और विज्ञान लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के पूरे समाकलन को अगर समराइज करो तो जो जोड़ बाकी के सवाल है वो तो आराम से वैसे अलग अलग करने पे हो ही जाते हैं। जिनमें जोड़ बाकी नहीं होता, गुणा और भाग होता है, उनमें आपको येन केन प्रकेण ये सब कुछ यूज करना पड़ता है और उसे अलग अलग करना होता है। ये इस सवाल के लिए ये काम किया, इस सवाल के लिए ये काम किया, किसी और सवाल में कुछ और काम करेगा। हमेशा आप जोड़ और भाग से परेशान होंगे। जोड़ और भाग नहीं, सॉरी, गुणा और भाग, ये दो ही समाकलन के सबसे मुश्किल पार्ट होते हैं। हर सवाल क्यों अटकता है? क्योंकि गुणा और भाग है। क्योंकि गुणा और भाग नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, तो आप अलग अलग करके समाकलन कर लोगे, बात से खत्म। तो दिक्कत कहाँ आती है? गुणा और भाग में। तो ये गुणा और भाग से निपटने का तरीका है, अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से। जैसे अब ये सवाल है, ये सवाल वैसे होल स्क्वायर का है ना? हम कहेंगे सर तो होल स्क्वायर क्या है? होल स्क्वायर भी तो गुणा ही होती है। होल स्क्वायर क्या होता है? गुणा ही तो होती है। होल स्क्वायर थोड़ी सोच के देखिए तो आपको तो सर होल स्क्वायर क्या है? भैया होल स्क्वायर भी तो गुणा का ही नाम है। अगर किसी के उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है आप कहोगे सर गुणा तो है ही नहीं है, तो इसमें गुणा का है। तो स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, इसका मतलब हो तो गुणा ही गया ना। फिर से इस सवाल को वैसे लिखना चाहो तो दो बार लिख लो, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x गुणा अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x। तो ये गुणा का सवाल ही है। यहाँ पे 3 पावर है मतलब 3 बार गुणा है तो गुणा ही। अब गुणा को निपटारा करना है कि गुणा को कैसे निपटाएं। तो यहाँ पे वर्क कर लेंगे, तो वर्क करने पर ये अलग अलग हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ और अपनाएंगे और किसी और में कुछ और अपनाएंगे। यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2a गुणा b,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी। अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 2, 1/x का log x, 2 बाहर 1 का x प्लस समाकलन नियतांक c। ठीक है, अगले वाले में होल क्यूब है। होल क्यूब को कैसे खोलोगे? होल क्यूब को कैसे खोलोगे? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, ये हो गई हमारी x की पावर आधी और 3, x की पावर 3 बटा 2। यहाँ पे एक अंडर रूट एक्स कट गया, एक बच गया, एक बच गया यानी आधी पावर बच गई। यहाँ पे एक कट गया, नीचे आधी बची, नीचे आधी वाली को ऊपर लाओगे तो माइनस की आधी। यहाँ पर x की पावर हो जाएगी आधी और 3, 3 बटा 2 ऊपर आकर माइनस की 3 बटा 2। ठीक है, अब अलग अलग करके समाकलन कर दो। ये आंसर है। सही है।
तो वो यहाँ पे धर्मेंद्र पूछ रहा है कि क्या दूसरा सूत्र लगा सकते हैं। पहले ये थोड़ा सा सवाल पे थोड़ा सा है कि दूसरा सूत्र, क्या आपको लगता है दूसरा सूत्र होता है? a माइनस बी की होल क्यूब का कोई दूसरा सूत्र भी होता है? आपको लगता है कि कोई दूसरा सूत्र भी होता है a माइनस बी की होल क्यूब का? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा सूत्र भी होता है, या इसके कोई 2-3 सूत्र है? सूत्र ये एक ही है। इसी सूत्र को अगर आप ऐसे लिख देते हो, फिर आप कहते हो कि दूसरा सूत्र है, तो कैसे हुआ? ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। अब इस बात को अगर आप दूसरा सूत्र कहते हैं, तो इस हिसाब से तो आपके सूत्रों की बाढ़ आ जाएगी। अगर हम ऐसे गिनती गिनने लग गए, अगर हम सिर्फ आगे पीछे करने को एक नया सूत्र काउंट करने लग गए, तो फिर तो एक बड़ी बाढ़ आ जाएगी सूत्रों की। क्यों? अभी तो मैंने पहले, चौथे, दूसरे, तीसरे को साथ किया है, फिर हो सकता है मैं इन दो को और इन दो को साथ कर दूं, तो आपको अगर सर एक सूत्र और बन गया, बन जाएगा। फिर मैं पहले तीसरे को दूसरे चौथे को एक साथ कर दूंगा, एक सूत्र और बन जाएगा। तो ऐसे तो फिर हर सूत्र के 4-4 5-5 सूत्र निकल के आ जाएंगे। बोले 5 सूत्र है सर, कौन सा लगाऊं? एक ही सूत्र है भाई, 4-5 है ही नहीं। वो बस साथ रखे हुए हैं कि तू इसके साथ रह जा, तू इसके साथ रह जा। कोई नया सूत्र नहीं है, वो नया सूत्र नहीं है, बस वो साथ साथ रखे हुए हैं कि भैया तुम दो साथ रह जाओ, तुम दो साथ रह जाओ। उसे आप नया सूत्र नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहता हूं हर सूत्र को पहले व्युत्पन्न करो। व्युत्पत्ति क्यों जरूरी है? व्युत्पत्ति जब तक आप सूत्रों की नहीं करते हैं, आपको ये बातें ही नहीं समझ में आएगी जो भी मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं सर, हमें गुरुजी ने कहा था ये 2 सूत्र होते हैं, ये 2 सूत्र होते हैं, तो फिर लो तीसरा मैं दे देता हूँ। गुरुजी ने 2 दिए हैं, मैं एक तीसरा मेरी तरफ से ले लो। इन 2 को साथ में लिखो, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन आकर अंदर क्या बचेगा? ए माइनस 3b। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 3a माइनस बी। आज से इस सूत्र को अमित जी सूत्र कह देना। एक सूत्र और ले लो। अगर ऐसे ही सूत्र काउंट कर रहे हो, तो एक सूत्र अमित जी का भी ले लो, मेरा भी नाम अमर कर दो। ये लो एक नया सूत्र। बी स्क्वायर कॉमन, ये लो, ये मेरा सूत्र ले लेना, इसे मेरे नाम पे डाल देना। और अगर किसी को और चाहिए, किसी को अपना नाम भी अमर करवाना है, तो लो मैं और दे देता हूं एक और। कोई चाहता है कि भाई मेरा नाम भी अमर हो, तो ये काम करो। इन 2 का अभी दावा किसी ने नहीं ठोका है, आप जल्दी से दावा ठोक दो। इनका दावा अभी तक किसी ने नहीं ठोका है। कोई गुरुजी यूट्यूब पे किसी ने भी दावा नहीं ठोका है। पहला तीसरा एक साथ कर दो, दूसरा चौथा एक साथ कर दो, एक सूत्र और बन जाएगा, दावा ठोक दो कि ये मेरा नाम पे रहेगा। बुकिंग करा लो, बुकिंग विंडो ओपन है। तो मजाक कर रहा हूं, अब सीरियसली बात समझिए कि ऐसे काउंट मत करिए सूत्रों को। पहले थोड़ा सा देखिए तो सही कि 2 हैं या नहीं है। जिसे आप एक्चुअली में 2 कह रहे हैं, क्या सही में वो 2 हैं? क्या वो सही में 2 हैं? ये बस 2 तरीके से लिखे हुए हैं। 2 तरीके से लिखने को 2 नहीं कहते। 2 तरीके से लिखने को 2 नहीं कहते। 500 के नोट को 100 के 5 बना लो तो वो 500 ही रहते हैं। 500 का एक नोट रखो या 100 के 5 नोट ले लो, वो एक ही तरीका है। तो आप कहते हो कि मेरे पास तो ये वाले 500 और ये वाले 500, एक ही 500 है, चाहे कोई सा भी ले लो। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि सूत्रों को इस नजरिए से देखो कि सही में 2 हैं या एक है। क्या सही में 2 हो सकते हैं? पहले इस बात पे भी बात करते हैं। क्या सही में 2 हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। एक का एक ही सूत्र होता है, दूसरा नहीं होता। बस लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। वो तो चाहे आप जैसे चाहे बना लो, वो तो कई बन सकते हैं। इसलिए एक ही सूत्र होता है। हाँ, आ जाओ, अगला सवाल आपका ये रहा। x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसे क्या करें? अलग अलग कर दे। अभी देखो भाग आ रहा है, भाग से तो हमें प्रॉब्लम रहेगी। पूरे समाकलन में आप एक चीज देखोगे, जितने भी सवाल हम कर ले 500 के 500, उन सारे सवालों में एक ही चीज कॉमन होगी कि कहीं ना कहीं आप भाग और गुणा का इलाज कर रहे हैं। बस अब देखो ये सवाल किसका? भाग का। इसमें आप भाग का इलाज कर रहे हैं। किसी में भाग का इलाज हो रहा है, किसी में गुणा का इलाज हो रहा है, किसी में गुणा और भाग दोनों का इलाज हो रहा है। बस गुणा और भाग का ही इलाज पूरी समाकलन में चलता रहता है। कैसे हम गुणा और भाग से बचें? अलग अलग कर दो, अलग अलग करने पर हम भाग से बच जाएंगे।
प्लस समाकलनीय अंक सी। x की पावर 3 3 की पावर 3 है, 1/2 है, कट गई तो 3 में से 1/2 गया, 3 दूनी 6 माइनस 1 7/2। x की पावर 7/2 में 1 जुड़ गया, 9/2। किस पे 5/2 आएगी? अच्छा, ये 5/2 आएगी। 3 में से 1/2 गया, 6 5/2। तो 7/2 आएगी। अगला सवाल, इस बार स्क्वायर भी है और भाग भी है, मतलब एक तरह से गुणा भी है और भाग भी है ना, गुणा और भाग दोनों है। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब गुणा है, नीचे भाग लगा हुआ है, भाग भी है। अब आप गुणा और भाग दोनों को निपटाएंगे। इस सवाल में गुणा और भाग दोनों को निपटाएंगे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, पूरे समाकलन में जो चीज आप नोटिस करेंगे वो एक ही है कि मैं गुणा और भाग का इलाज कर रहा हूं। गुणा को निपटा रहा हूं, कभी भाग को निपटा रहा हूं, कभी गुणा और भाग को निपटा रहा हूं। अच्छा, किस में निपटा रहा हूं? प्लस और माइनस में। बस यही पूरे समाकलन का सार ही है कि गुणा भाग को प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है। गुणा भाग को प्लस और माइनस में बदलना है। कैसे? किसी में मानकर करना है, किसी में भाग देकर करना है, किसी में अलग अलग करके करना है, किसी में 2 जोड़ के 2 का भाग देके करना है। बस हर सवाल में अलग अलग इलाज चल रहा है। इलाज एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है, गुणा भाग। गुणा भाग, सोचो अगर समाकलन के पास गुणा और भाग का नियम होता तो आज इतनी माथापच्ची होती नहीं। अवकलन में कभी नहीं हुई ना माथापच्ची। अवकलन में आप करते हैं ना सीधा, अवकलन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा और भाग का सूत्र होता है वहां पे। यहाँ नहीं होता तो आपको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए फिर हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं गुणा को खत्म करूंगा, स्क्वायर को खोलूंगा तो गुणा खत्म हो जाएगी, स्क्वायर को खोलते ही गुणा खत्म हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले तो मैंने गुणा खत्म कर ली। अब मुझे भाग खत्म करना है, तो अलग अलग करने पर भाग भी खत्म हो जाएगा। ऊपर ले आओ, तो ये x की पावर माइनस की आधी x की पावर 3/2 .
ठीक है, इसमें ध्यान से देखो आपने क्या किया, सवाल तो कर लिया आपने, लेकिन नोटिस करो कि आपने किया क्या। बोला आपने गुणा और भाग दोनों को ही निपटाया। अगला सवाल, और याद रखिएगा सवाल में जरूर कुछ ना कुछ है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं बना हुआ जिसमें गुणा और भाग ना निपटे। ना निपटे जैसा सवाल कोई नहीं होगा, हर सवाल में निपटेगा। बस आपको वो ढूंढना है कि कौन सा पेज है जिसको अगर मैं प्रेस करूं या खोल दूं तो ये खुल जाएगा। पेज ढूंढना है। जैसे अब ये देखो, दोबारा सवाल है, गुणा है, जब तक गुणा है समाकलन नहीं है, गुणा है समाकलन नहीं है। अब क्या करूं, जरूर पेज है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे गुणा खत्म हो जाएगी। ढूंढो वो क्या है, वो तार ढूंढो जिससे गुणा खत्म हो जाए। दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई देगा, पक्का है। यही तो बस समाकलन में ढूंढना है कि वो कहां है, वो कौन सी जगह है जहां से ये गुणा खत्म हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। लास्ट में 2 से, बिल्कुल दिखाई दिया आपको। ये देखो, यहां से ये जो ट्रिक है ना वो यहां है। पहले आप इन 2 को पकड़ोगे और इन 2 पे आपका a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, जो कि बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ये 2 चले जाएंगे, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार फिर सूत्र लग जाएगा, एक बार फिर से लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सही है, एक बार फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग गया। ये लो, ये प्लस और माइनस आ गया, अब ये अलग अलग हो जाएगा। लास्ट में हुआ तो प्लस और माइनस में ही ना, तो लास्ट में हर सवाल प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा समाकलन नहीं होगा। तो हर सवाल ऐसे ही होंगे, सही चीज को पकड़ना है, सही जगह हथौड़ा मारना है। तो ये पूरा सवाल जो है इस ट्रिक पे बनाया हुआ था कि आप a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाएं, जिससे ये पैक होता 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 लास्ट में प्लस माइनस में आ जाएगा, फिर आप अलग अलग करके अपना समाकलन कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, जरूर है, बस ढूंढो ऐसा क्या है। क्या इसमें सीधा 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 अलग अलग करूं तो हो जाएगा? नहीं, सीधा सीधा अलग अलग करने से नहीं होगा। इसमें अगर मैंने सीधा सीधा अलग किया तो नहीं होगा। देख लो, अगर मैं सीधा सीधा अलग कर दूं तो कुछ भी नहीं होगा। x की पावर 3 बटा x माइनस 1, जैसे पिछले सवालों में मैं कर रहा था ना, डायरेक्ट अलग अलग कर रहा था। पहले वाले के साथ अलग, दूसरे वाले के साथ अलग, तीसरे वाले के साथ अलग, चौथे वाले के साथ अलग, सबके साथ मैंने अलग अलग किया, लेकिन मेरा अब जो भाग है वो खत्म हुआ ही नहीं। जब मेरा भाग खत्म नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये तरीका काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और सोचना होगा, क्योंकि भाग खत्म नहीं हुआ। भाग खत्म होना चाहिए, भाग खत्म होना चाहिए, तो भाग खत्म नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे भाग खत्म करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं इन 2 को अगर साथ में कर लूं, इन 2 को साथ में कर लूं और फिर अलग अलग करूं तो पॉसिबल है। जैसे इन 2 में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये एक्स माइनस 1 आ गए। इन दोनों में से a कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 आ गया बट्टा एक्स माइनस 1। अब चाहे आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो,
या अभी कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल के कट कर दो तो भी चल जाएगा। x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल जाएगा, फिर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। अभी सवाल ने, इन दोनों सवालों ने हमें एक बात और भी सिखा दी कि हर सवाल में एक ट्रिक काम नहीं करती। किसी सवाल में कुछ करना पड़ता है और किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही छड़ से सबको चलाया जा सके। जैसा सवाल वैसा तरीका, जैसा सवाल वैसा तरीका। सही है, सवाल को देखो और तरीका लगाओ। क्लियर है? चलिए बस इसे यहाँ खत्म करते हैं। इन्हें आज प्रैक्टिस करिएगा, दोहराइएगा, कई बार दोहराइएगा। और दोहराने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहो कि मुझे आने लग गए। आने लग गए से इंपॉर्टेंट होता है कि याद आए, बार बार सवाल देखते ही आपको याद आ जाए, ये जरूरी है। और ये तभी होता है जब आप बार बार दोहराते हैं, क्योंकि यही सवाल के टुकड़े जो है ना, छोटे छोटे टुकड़े और में काम आते हैं। जैसे अभी चंचल ने कहा कि ये हमने अवकलन में भी किया था, ये चीज हमने अवकलन में की थी, आपको याद है ये चीज अवकलन में की थी? बोला नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने दोहराया नहीं है। आपको आते होंगे सवाल, लेकिन टाइम पे याद तो नहीं है ना। तो यही गणित का काम होता है, गणित की एक चीज दूसरी जगह, दूसरी चीज तीसरी जगह काम आती रहती है, लेकिन वो आपको याद तो आनी चाहिए ना कि उस समय क्या हुआ था। तो वो याद ही नहीं आएगी तो फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा, और फिर फायदा नहीं मिलेगा तो आप धीरे धीरे आपकी स्पीड नहीं चलेगी और धीरे धीरे चलते रहोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए चीजों को बार बार दोहराइए, ताकि जैसे ही पैटर्न पकड़ में आए, जैसे ये चीज दिखे, मतलब ये पहले भी आ चुकी है, मैंने देखा था पहले इसको अवकलन में, और उस समय हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया था और ये हो गया था। ये अभी ये समाकलन में देख रहे हो, पता है यही चीज समाकलन में आप पढ़ रहे हो ना, कुछ समय बाद आप देखना कहीं ना कहीं गणित की और जगह ये काम आ जाएगी। तो गणित एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह काम आती है, लेकिन वो आपको याद तो आए तभी तो काम आएगी। तो वो याद कब आएगी? जब आप बार बार निकालते रहोगे। ठीक है, तो करिएगा ऐसा,